विद्धि, फिर नो दाई सेल्फ, हाँ बाइबल कहता है, बट यहाँ पर फिलोसॉफिकल सेंस में नहीं है, हम प्रैक्टिकल करियर गाइडेंस सेंस में हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इंटरेस्ट, एबिलिटीज, वैल्यूज, बिलीव्स और पर्सनालिटी। तो हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है, क्यों जरूरी है, इंटरेस्ट क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके महत्व क्या है करियर गाइडेंस में खास करके, असेसमेंट कैसे करते हैं। सेम चीज एप्टीट्यूड, एबिलिटी, स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे, वैल्यूज के बारे में बात करेंगे, करियर बिलीव्स के बारे में बात करेंगे, पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे, और उन सबको इकट्ठा करके हम क्या कर सकते हैं, मतलब इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, वैल्यू, करियर बिलीव, पर्सनैलिटी एक साथ देखें खास करके तो हमको किस तरह से नजर आता है, हम वही आज उसी से हम आज की बात कंक्लूड करेंगे। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मैंने कहा कि आइडिया ये है कि आपको इस सेशन के बाद क्लियर हो जाए सेल्फ एक्सप्लोरेशन के पार्ट्स कौन से हैं, करते कैसे हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और लर्निंग आउटकम्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं। शुरू करते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन से। सेल्फ एक्सप्लोरेशन जैसा मैंने कहा हमारा उद्देश्य है कि कैसे विद्यार्थी अपनी इंटरेस्ट, वैल्यू, एबिलिटी और पर्सनैलिटी को पहचाने, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, मोटिवेशंस को पहचाने, मैं क्या हूं, क्यों हूं, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीज क्लियर हो। अब तक की लाइफ एक्सपीरियंस में पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाए कि यार ना मैं बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन जब मैं अपने दादू के साथ खेतों में काम करता हूँ तो मैं सबसे अधिक खुश होता हूँ। प्रेफरेंसेस आइडेंटिफाई करें। कोई कहता है कि मैं तो जब अपने कोई चीज ऑर्गेनाइज कर रहा होता हूँ तो मुझे सबसे अधिक सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो वो सारी चीजें जो है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन में क्रिटिकल होती है। और ताकि अगले स्टेप में जो हम कल डिस्कस करेंगे कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन से जो सीखा हमने उसको वर्क, एजुकेशन, ट्रेनिंग के चॉइसेस से किस तरह से लिंक कर सकते हैं, वो आज हमारा नहीं है। बट सेल्फ एक्सप्लोरेशन यदि नहीं होगा तो हम कल वाले स्टेज पे नहीं जा पाएंगे। और कल हमने बहुत चीजें डिस्कस की थी कि यदि ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन हमने समय के पहले दे दिया, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की यदि पहले दे दी हमने, तो फिर करियर गाइडेंस प्रॉपरली नहीं हो पाती है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन में हम इंटरेस्ट, वैल्यू, एबिलिटी को समझते हैं, अपने बारे में अवेयर होते हैं, अपनी आइडेंटिटी की क्लैरिटी होती है। डोनाल्ड सुपर की भाषा में कहें तो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एरिक्सन की भाषा में कहें तो आइडेंटिटी क्लियर होती है। और यदि लाइफ डिजाइन, करियर कंस्ट्रक्शन थियरी के हिसाब से करें तो लाइफ एक्सपीरियंसेस में मीनिंग और पैटर्न समझ में आना शुरू होता है। क्यों जरूरी है? ताकि हम इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, हमारी सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो, मिसमैच को अवॉइड कर सकें, फिर हम अपने करियर डिसीजन की ओनरशिप खुद ले सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि यार पिताजी ने बोला या टीचर ने बोला या दोस्त ने बोला। वो हम फिर कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि जो मैंने डिसाइड किया है, मुझे पता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे पता है मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं कहाँ अच्छा कर सकता हूँ, कहाँ नहीं कर सकता हूँ, मुझे पता है। एडेप्टेबिलिटी बढ़ती है, ओनरशिप बढ़ती है। तो हम पहले पे आते हैं बिना समय गंवाए हुए। इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में रुचियां कहते हैं, कोई भी चीज जिसको करने में हमको मजा आता है, कोई भी चीज जिसकी तरफ हम नेचुरली खींचे चले जाते हैं, कोई भी चीज जिसको हम पसंद करते हैं, कोई भी चीज जिसके बारे में सीखने में मजा आता है और मैं समय लगाना चाहता हूँ, जिसके बारे में हम इंथुजियास्टिक होते हैं, पैशनेट होते हैं, वो इंटरेस्ट के रूप में है। इससे पता चलता है कि क्या चीज है जो मेरा ध्यान खींच रही है, क्या चीज है जो मेरी जिज्ञासा को बढ़ा रही है। ये ध्यान रखने वाली बात ये है करियर गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चा जो बात है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। जैसे कोई बच्चा कहता है मुझे केमिस्ट्री पसंद है, यदि हम उसे नहीं पसंद है, नहीं पसंद इंटरेस्ट है। और ऐसा नहीं है कि बताया क्या मुझे केमिस्ट्री पसंद है, फिजिक्स पसंद है और बायो ओके, न्यूट्रलिटी। जनरली में समझते हैं कि इंटरेस्ट इज अबाउट माय लाइक्स, बट ऑलवेज रिमेंबर इंटरेस्ट इज अबाउट लाइक्स एंड न्यूट्रलिटीज, इंडिफरेंसेस। ना पसंद है जी, ना नापसंद है ना। जैसे हमारे आपको बड़े सारे होते हैं जो बहुत पसंद होते हैं, कुछ ही नापसंद होते हैं, अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो नापसंद। करियर इंटरव्यू से भी स्टूडेंट्स किस तरह के टास्क
पसंद करता है वो जानना तो जरूरी है ही। किस तरह की गतिविधि को पसंद नहीं करता है और किस तरह की गतिविधि में वो ओके है, ना पसंद है ना पसंद है, वो बहुत क्रिटिकल है। देखो दो तरह के इंटरेस्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में बिठा लो, नोट कर लो, जैसे भी समझना है इसको समझो। पर्सनल इंटरेस्ट के आधार पर वोकेशनल चॉइस बहुत रिस्की है। किसके बेस पे वोकेशनल चॉइस होनी चाहिए? वोकेशनल इंटरेस्ट। मतलब मैं बच्चे से पूछता हूँ कि बेटे आपको नंबर्स के साथ काम करना पसंद है या लैंग्वेज के साथ? तो बच्चे बोलते हैं कि जी मुझे तो सर लैंग्वेज के साथ पसंद है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि क्या तुम ऐसे करियर में इंटरेस्टेड हो जहां लैंग्वेज का बहुत अधिक यूज है? बच्चा मना कर देता है। तो वो चीज अपने ध्यान में रखनी है कि जब हम इंटरेस्ट असेसमेंट करते हैं, अभी एक डेमो मैं आपको दूंगा, यदि आप इंटरेस्ट असेसमेंट करते हैं तो ये बहुत क्लेरिफाई करना है कि जो इंटरेस्ट में यदि बच्चा यस टिक करता है या हाई रेटिंग देता है, तो उनमें हाई रेटिंग दे कि हो सकता है बच्चा उस गतिविधि को पसंद करता हो, जैसे पेंटिंग, हो सकता है बच्चा पसंद करता हो, लेकिन अपने करियर में उसको पेंटिंग करना पड़े एज ए पार्ट ऑफ करियर, वो ना पसंद करता हो, तो उसको बोलना है कि आपने ना वर्क इंटरेस्ट बताना है। कौन से आप अपने फ्यूचर जीवन में रोजी रोटी वाले काम में क्या आप इस काम को करना पसंद करोगे, तभी आपने टिक लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। तो इंटरेस्ट भी पर्सनल इंटरेस्ट है, जिसको आप हॉबीज कहते हो, लीजर एक्टिविटी कहते हो। उसके अलावा वोकेशनल इंटरेस्ट है जो आप प्रोफेशनली कर सकते हो। आपको देखो आइडियल करियर वही है कि आपका वैसे तो पर्सनल इंटरेस्ट है और वही वोकेशनल इंटरेस्ट है, ये बेस्ट है, और उसी में आप बेस्ट हो, ये और भी अच्छा है, और वो आपके वैल्यू से भी मैच करती है, वो और भी अच्छा है, और वो आपकी पर्सनैलिटी से भी मैच करती है, तो बेस्ट है। ये बेसिक चीज जो है हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए पर्सनल इंटरेस्ट वोकेशनल इंटरेस्ट सेम होती है, ओवरलैप करती है, और कुछ के लिए नहीं है। जैसे मेरा छोटा भाई, he is very good and very much interested in number related thing, but he doesn't want to get into a career where he's supposed to use number on a daily basis. तो वो आपको क्लियर करना इस पॉइंट पे बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान रखना है कि आपके क्लाइंट जो है वो पर्सनल पैशन की बात कर रहे हैं, क्या वो पर्सनल पैशन वर्क रोल से मिलता है कि नहीं मिलता है, वो चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। अब इंटरेस्ट के बारे में दो चार बातें बहुत क्रिटिकल है जो एज ए काउंसलर हमको दिमाग में रखनी। पहली बात, ये ना इंटरेस्ट हमको अंदर से नहीं मिलता है, हमको इन्वायरमेंट से मिलता है। जिस चीज के प्रति मेरा एक्सपोजर नहीं है, जिस गतिविधि को मैं जानता ही नहीं हूं, उस गतिविधि में मेरी रुचि नहीं हो सकती। इसको दिमाग में बिठा लें। इंटरेस्ट होता है अंदर, लेकिन आता है बाहर से। इट इज शेप्ड बाय एक्सपोजर टू पीपल, मीडिया एंड इवेंट। यदि मुझे एक व्यक्ति नहीं मिलता जो बताता कि वो होटल सेक्टर में काम करता है और वो एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट का सप्लायर है, मतलब वो दुनिया भर के किचन्स में, दुनिया भर के होटलों में, खासकर 5 स्टार में ऐसे इंग्रेडिएंट पहुंचाता है जो आसानी से नहीं मिलते, जैसे हिमाचल की गुच्छी सब जगह नहीं मिलती, ये जो बंदा वो पहुंचा देगा। या एक पर्टिकुलर जगह की केसर, या एक पर्टिकुलर चीज, एक पर्टिकुलर फ्रूट जो एक पर्टिकुलर द्वीप में मिलता है। अब मुझे नहीं पता था कि कोई इसमें भी इंटरेस्टेड हो सकता है ना। तो आपका जितना भी लोगों के साथ एक्सपोजर होगा, मुझे एक व्यक्ति मिला जो स्पेशलिस्ट था, घोड़ों के जो बाल गिर जाते हैं उस बाल से कैसे ज्वेलरी बनाई जा सकती है। अब ये बताओ कि ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, ये हमें आइडिया नहीं था। तो अब इसका बेसिक मतलब क्या है कि ये जब इन्वायरमेंट से आता है, तो यदि इन्वायरमेंट बदल देंगे तो इंटरेस्ट बदल जाएगा। इंटरेस्ट को समझने का तरीका आप इसको ऐसे समझो कि मैं यूजुअली स्टूडेंट्स वर्कशॉप में कहता हूँ, आपसे भी रिपीट कर रहा हूँ कि सपोज करो आप जितने लोग जुड़े हैं, किसी ने जीवन में फुटबॉल नहीं देखा है, तो मैं पूछूं बेटे आप में से फुटबॉल में कितने लोग इंटरेस्टेड है? कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आपने देखा ही नहीं है। मैं फिर फुटबॉल दिखाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि ये फुटबॉल ऐसे खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं, और पहली बार मैं आपको सबको ग्राउंड में ले जाता हूँ, सब लोग पहली बार खेल रहे हैं। वुड यू एग्री कि कुछ बच्चे बेटर खेल रहे होते हैं दूसरों से? इसका मतलब उनका एप्टीट्यूड भी हाई था। इंटरेस्ट उनका तभी होगा जब उनके प्रति एक्सपोजर होगा। एप्टीट्यूड हमें भी रुक के उसके बारे में बात करेंगे। इंटरेस्ट के बारे में एक चीज और भी है कि एज, एक्सपीरियंस, कॉन्टेक्स्ट के साथ इंटरेस्ट बदलता रहता है, विच इज परफेक्टली नॉर्मल। बट कई बार पेरेंट्स को लगता है 8वीं क्लास में तो बच्चा ये बोलता था, 10वीं में ये बोलने लगा, 12वीं में ये बोलने लगा, बीए में ये बोल रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग।
तो कम से कम 18-20 साल 21 साल की एज तक इंटरेस्ट बदलना बहुत नॉर्मल है। उसके बाद भी बदलते हैं लोग के, है ना, तभी वो मिड करियर में स्विच करते हैं, रिटायरमेंट के बाद किसी और फील्ड में चले जाते हैं, व्हिच इज परफेक्टली फाइन। अब इंटरेस्ट हाई है तो एबिलिटी हाई हो जरूरी नहीं है। हालांकि जॉन हॉलैंड की स्टडीज कुछ और कह रही है। हॉलैंड ये कहता है कि यदि मेरा किसी चीज में इंटरेस्ट है तो मैं उसको बार बार करूंगा, बार बार करूंगा तो पहले से अच्छा करूंगा तो धीरे धीरे मेरी एबिलिटी भी बदल जाएगी। ये उनका लॉजिक है। बट बहुत सारी स्टडीज ये बताती हैं कि हाई इंटरेस्ट का मतलब हाई एबिलिटी हो, ये जरूरी नहीं है। और ये हम सबको पता है, जो भी इंडियन आइडल, सारेगामापा ऐसे रियलिटी शोज देखते हैं, उनको पता है कि जब शुरू के एलिमिनेशन राउंड होते हैं तो बड़े सारे सिंगर ऐसे आते हैं जो बहुत ही खराब गाते हैं, लेकिन उनके दोस्तों ने चढ़ाया होता है कि यार तू क्या कर रहा है, तुमको तो इंडियन आइडल में होना चाहिए। उस बच्चे की एबिलिटी बहुत लो है लेकिन इंटरेस्ट बहुत हाई है। उनका कंपटीशन उन बच्चों के साथ होता है जिनकी इंटरेस्ट तो हाई है ही, उनकी एबिलिटी भी हाई है। तो वो चीज हमको ध्यान में रखने की जरूरत है कि चूंकि एक बच्चा बोल रहा है, मेरे साथ कई बार हुआ है, पेरेंट को मैंने बताया कि ये इंटरेस्ट है, एबिलिटी है बच्चे की, यहाँ ओवरलैप कर रहा, इस फील्ड में बेटर होगा, इसमें मुश्किल होगी, यहाँ बहुत मुश्किल होगी। पेरेंट बोलते कि वो तो सर ठीक, लेकिन उसका सर इंटरेस्ट मेडिकल में, सर उसका इंटरेस्ट मेडिकल में। बार बार मैं उसको बहुत तरह से समझा चुका कि इंटरेस्ट का मतलब एबिलिटी है भी हाई हो। देखो उस बच्चे के थ्रू आउट मार्क्स कमा रहे हैं, उसको पशु पक्षियों से कोई लगाव नहीं है, जीव जंतुओं से कोई लगाव नहीं, इंसानों से कोई लगाव नहीं है, वो मशीन ओरिएंटेड बच्चा है, लेकिन इंटरेस्ट है जी, इंटरेस्ट है जी। तो वो चीज जो ध्यान में रखना है, पेरेंट्स को भी कई बार ये बात नहीं समझ में आती, बच्चों को भी कई बार समझाना मुश्किल हो जाता है। इंटरेस्ट कई बार बड़ा स्पेसिफिक होता है, राइटिंग पोइट्री, या बहुत ब्रॉड होता है, वर्किंग विद मशीन्स। अब वर्किंग विद इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स ये स्पेसिफिक है, वर्किंग विद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये और स्पेसिफिक है, लेकिन वर्किंग विद मशीन बहुत ब्रॉड है। तो ये भी देखना है कि हम स्पेसिफिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि ब्रॉड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूं कि ये लोकोमोटिव का फ्यूल है। फ्यूल समझते हैं ना, ऑब्वियसली आप समझते हैं कि मतलब आपकी यदि 80 लाख की गाड़ी भी है और उसमें आपने 20 रुपए का पेट्रोल नहीं डलवाया है तो वो यूजलेस है। इसका मतलब ये भी है, जो हम आगे बात करेंगे, कि आपके पास पेट्रोल तो है और गाड़ी ही नहीं है, वो भी यूजलेस है ना। तो लोकोमोटिव का इंजन वो एबिलिटी है, लेकिन लोकोमोटिव का ऑयल जिसके बिना इंजन चलेगा ही नहीं, लुब्रिकेंट जिसके बिना इंजन चलेगा ही नहीं, वही इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट की इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। उसमें चॉइस, उसी से डायरेक्शन मिलती है, उसी से परसिस्टेंस मिलती है, उसी से आइडेंटिटी मिलती है, लाइफ रोल डिफाइन होते हैं, है ना, उससे जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है, मजा आता है काम करने का, काम बोझ ही नहीं लगता है। जैसे मुझे कभी भी टीचिंग एज ए प्रोफेशन, जब मैं शाम को घर आता था तो मुझे कभी नहीं लगता था कि आज मैं बड़ा थक गया। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें कुछ चल रही हूँ तो शायद मैं थक भी जाऊं, बट टीचिंग वर्कशॉप्स प्रोग्राम जहां मैं लोगों को अपने सामने बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, उनकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होते देख रहा हूँ, तो मेरे इंटरेस्ट एरिया से मैच करती है चीज, तो मैं जरा भी बोरिंग फील नहीं करता हूँ। ऐसी जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं उसको पूरी तरह एंजॉय करता हूँ। तो आप इंजॉय करते हैं, यू फील ड्रॉन टुवर्ड समथिंग, दिस इज व्हाट योर इंटरेस्ट इज ऑल अबाउट, है ना। उससे एक पॉसिबल फ्यूचर भी हमारे स्टूडेंट्स को दिखना शुरू हो जाता है। और इंटरेस्ट और जॉब में यदि मिसमैच होती है तो बोरियत आनी शुरू हो जाती है, डिसएंगेजमेंट शुरू हो जाता है, मन ही नहीं करता है जाने का, मन ही नहीं करता है करने का। तो वो चीज जो है वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। मैंने बहुत एक्सपीरियंस्ड सर्जन देखे हैं जो अपने काम में परफेक्ट हैं लेकिन उनको अपना काम पसंद नहीं है। मैं पायलट से मिला हूं जो अपने काम में परफेक्ट हैं बट काम पसंद नहीं है, उनको बहुत बोरिंग लगता है। क्योंकि आप देखो ना, हमको तो जब एविएशन कंपनी वाले आते हैं तो बोलते हैं कि भाई यू आर गोइंग टू हैव ए वंडरफुल लाइफ, पूरा आकाश आपका है। एक दो बार अच्छा लगता है, फिर आपको आकाश में आगे बादल ही दिखते हैं रोज रोज, आप बिल्कुल बोर फील करते हैं। मैं ही नहीं कह रहा हूँ सब लोग करते हैं, बट जिनका इंटरेस्ट और मैच नहीं करता वो फील करते हैं। अब आइडिया है कि इंटरेस्ट को जानते कैसे, देखो इनफॉर्मल तरीका है। लोगों की हॉबी से उनका इंटरेस्ट पता चलता है, फेवरेट सब्जेक्ट से पता चलता है, जो काम करने में उनको मजा आ रहा है उसको देख के पता चलता है, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या फॉलो करते हैं, उससे उनका इंटरेस्ट पता चलता है ना। फॉर्मल तरीका भी है, इंटरेस्ट टेस्ट के थ्रू, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर के थ्रू, और एक चेकलिस्ट के बारे में मैंने बोला था कि आज बताऊंगा। देखो यदि साइकोमेट्रिकली डेवलप्ड है वो, उसके स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है ना,
और प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टूल से उसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी चेक की गई है, तो वो साइकोमेट्रिक टूल है। अदरवाइज वो चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट मतलब लिस्ट है, आप चीजों को उसमें टिक करते हो। मैं भी आपको एक चेकलिस्ट दिखाता हूँ, जो शायद आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी कल डाउनलोड कर लिया होगा, जो मैंने कल ओनेट, अमेरिकन जो करियर गाइडेंस वेबसाइट है, ओनेट पर ये फ्रीली अवेलेबल भी है। रिफ्लेक्शन जर्नल्स, ग्रुप एक्सरसाइजेस, इसके थ्रू भी हमको इंटरेस्ट का पता चलता है। और प्रोजेक्ट्स, क्लब्स, वॉलंटियरिंग, स्टोरी टेलिंग, इनसे भी हमको इंटरेस्ट की बहुत सारी चीजों की जानकारी होती है। तो मैं आपको ना एक इंटरेस्ट असेसमेंट टूल जो है, बहुत सारे टूल्स हैं जो मैं आपको नोट्स डालूंगा, उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा टूल, बट कुछ टूल्स मैंने आपको पहले डिस्कस किए हैं। अधिकतर अमेरिका बेस्ड टूल है और ये इंडिया बेस्ड भी कुछ टूल है, बट आपको इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। एक इंडिया बेस्ड टूल की मेरे ख्याल से मैंने आपको कल भेजी थी। कार्ड सॉर्ट एक्टिविटी भी है, 30-40-50 एक्टिविटीज की फोटो है, बच्चों को हम बोलते हैं कि इसमें से चुनो कौन सी फोटो तुमको, 3 कैटेगरी में फोटोज को डालो, जो फोटोज तुमको पसंद आ रही है, जिन फोटोज का काम ना पसंद आ रहा, जो फोटोज में न्यूट्रल है। तो ये कार्ड सॉर्ट एक्टिविटीज है। स्टोरी टेलिंग, आप अपनी जब स्टोरी बताते हैं तो आपको उसमें से भी काउंसलर को आपके इंटरेस्ट के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। तो थिंक पॉइंट के पहले मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करता हूं टूल। ये हॉलैंड कोड के बेस पे इंटरेस्ट प्रोफाइलर है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं। क्या मेरे ख्याल फोन वालों को तो नहीं पता, लैपटॉप वालों को दिख रहा है जो लैपटॉप से जुड़े हैं? कोई अनम्यूट करके बता दे मेरे को। यस सर, दिख रहा है सर। गुड सर। ये 60 एक्टिविटीज हैं, वो पहले आप अपने पे ट्राई करें। इसमें से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमारे कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं करती है। हम जिन बच्चों के साथ काम करते हैं उनको ये चीज समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि अमेरिकन बच्चों के लिए बना है। इंडियन बच्चों के लिए भी मैंने एक बनाया हुआ है, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ बाद में। लेकिन वो मल्टीपल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क पे बना हुआ है, रियाजे के फ्रेमवर्क पे नहीं बना हुआ है। तो मैंने आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क डिस्कस नहीं किया है, तो आई वॉन्ट यूज, इसीलिए मैंने शेयर नहीं किया आपको। ये रियाजिक मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। तो ये देखो रियलिस्टिक है। तो आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, कि किचन में जो लकड़ी का काम है उसको करने में आपको मजा आएगा, ईट जोड़ने में मजा आएगा, हाउस होल्ड चीजों में मजा आता है, फिश। अब ये चीजें आपको इंडियन बच्चे नहीं करते हैं, आपको पता ही है कि मछली पकड़ने चले गए, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जोड़ रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, लॉक ठीक कर रहे हैं। तो हम देखेंगे इसके इक्विवेलेंट इंडिया में हम क्या कर सकते हैं। तो रियलिस्टिक है, इन्वेस्टिगेटिव, उसी तरह से आर्टिस्टिक। जैसे अधिकतर जो हमारे साथ टीचर जुड़े हैं, तो टीचर्स, यू विल बी हैप्पी टू टीच एन इंडिविजुअल एन एक्सरसाइज रूटीन, हेल्प पीपल विद पर्सनल इमोशनल प्रॉब्लम, गिव करियर गाइडेंस टू पीपल, परफॉर्म रिहेबिलिटेशन। अब इसमें से भी देखना कि हमारे बच्चों के लिए क्या रिलेवेंट है क्या नहीं है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए चेकलिस्ट। चेकलिस्ट मतलब चेक मतलब टिक करना। तो जिसमें मैक्सिमम टिक हो गए, जिसमें जो टॉप 3 हो गया, उससे आपका हॉलैंड कोड निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये मैं आपको एक ब्रीफली दिखाना चाह रहा था। इफ यू वांट, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बना उसमें बोलना, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। बट कुछ लोगों ने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि जो ओनेट वेबसाइट है, वहीं से ये चीज ली गई है। 1 मिनट आप होल्ड करनी है, ये 5 बजे तक चलेगा। कहाँ पे बैठते हैं अदरवाइज? अच्छा, नहीं, मैं तो एक प्रोग्राम में आया था, बट अटेंड नहीं से कर रहा हूँ एक प्रोग्राम। Okay, so this I'll be able to share in WhatsApp group. तो ये चीज डाटा केबल। अच्छा, किन्हीं का शायद माइक ऑन है, तो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑफ। इस सेक्शन का लास्ट पार्ट पे मैं आ गया हूँ, थिंक पॉइंट। थिंक पॉइंट पे तो आइडिया ये है कि हमने देखा कि इंटरेस्ट इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपोजर। हमारे एक्सपोजर लिमिटेड है तो इंटरेस्ट लिमिटेड होगा। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कैसे हम बच्चों के एक्सपोजर को बढ़ाएं ताकि वो नए चीजों में इंटरेस्ट जो है वो डेवलप कर सके। आप इस पे चर्चा करेंगे, और साथ ही
अभी तक जो मैंने बात की है उसमें आपको सबसे काम की बात क्या लगी, पहले वहां से शुरू कर सकते हैं, जिसके बारे में आपने पहले नहीं सोचा था या आपको आइडिया नहीं था। अच्छा, इंटरेस्ट ये भी होता है, अच्छा इंटरेस्ट का ये भी लक्षण है, तो वो आप पहले बताएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूं। बताएं। यस, इंटरेस्ट के बारे में मैंने भी आपसे डिस्कस किया। कौन से टर्म्स हैं, कौन से आइडिया है जो आपके लिए नया आइडिया है या आपको इंटरेस्टिंग लगी वो चीज, वो आप शेयर करें। उसके बाद जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। या आपने पहले उस चीज के बारे में पहले नहीं सोचा था? चलिए, ये मैं पिछले 20 मिनट से बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा मेरा बोल बनता नहीं है, आपका टाइम है। हाँ बताएं। सचिन जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, नमस्कार, बताएं। आ, एक चीज सर जो इसमें मुझे थोड़ा सा जो अभी तक इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने की बात हुई, उसमें एक चीज मुझे थोड़ा सा जो कंट्राडिक्टरी लग रही है कि बच्चा जो अपने आसपास देखेगा, कि जैसे हम देख रहे हैं कि हम्म, कल्चर जो है, कल्चर के बेस पे ही सारा डिपेंड है, सारी चीज है। आसपास जो जिन प्रोफेशन को देख रहा है, जिन चीजों को देख रहा है, ऑब्वियसली उसको उन चीजों में ही, उन्हीं में से किसी चीज में उसको इंटरेस्ट दिखेगा। अगर सपोज हम, जैसे आपने राइट। जो दो एग्जांपल दिए, कोई हम नई चीज उसको बता रहे हैं, शायद वो उस चीज से रिलेट ही ना कर पाए, उस चीज को सोच ही ना पाए, तो उसमें उसका बिल्कुल। इंटरेस्ट डेवलप होने की बात बहुत कम है। दूसरा राइट। बात है, अगर दूसरी बात क्या है कि अगर प्रोफेशनल सक्सेस की बात लिखी जाए, तो बच्चों को जैसे आसपास लगता है कि डॉक्टर्स या ये लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं, तो इसलिए वो सोचते हैं कि यही एक आइडियल करियर है। अगर उससे हटके वो कुछ चूज करेंगे, तो उनको ये नहीं पता कि वो पर्सन, उसने, क्योंकि हो सकता है वो बॉम्बे में है, कहीं और है, वो सक्सेसफुल हुआ हो, बट दे डोंट नो कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे कल्चर में इस तरह से सक्सेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एक जो उसमें कंफ्यूजन रहेगा उसके प्रति, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उस चीज को कैसे टैकल किया जा सकता है। देखिए, आपका ना दो पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट मैं पहले ले रहा हूँ। दूसरे वाले पार्ट के लिए तो हमको जो सेल्फ एफिकेसी बिलीव्स हमने डिस्कस किया था ना थ्योरी में, तो सेल्फ एफिकेसी बिलीफ को डेवलप करने के तरीकों पे हमको काम करना पड़ेगा। और लार्जली 3 तरीका है कि यदि हम उसको एज ए वॉलंटियरिंग एक्टिविटी किसी हेल्थ सेक्टर सेंटर पे एज ए जॉब शेडोइंग एक्टिविटी, जिसके बारे में मैं कल बात करूंगा, बेचते हैं, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। परफॉर्मेंस एकम्प्लिशमेंट, वर्बल परसुएशन, और एक और चीज हमने डिस्कस की थी, क्या था, 3 हमने डिस्कस किए थे ना, वर्बल परसुएशन था, परफॉर्मेंस एकम्प्लिशमेंट था, अभी मुझे 2 ही रिकॉल कर पा रहा हूं। 3-4 अप्रोचेस हैं जिसके बाद हम सेल्फ एफिकेसी को बढ़ा सकते हैं किसी की। हाँ, वाइकेरियस एक्सपीरियंस, यदि सिमिलर, जो आपने बात की कि वो बॉम्बे का था शायद इसलिए सक्सेसफुल हो गया, मैं नहीं हो सकता, सिमिलर बैकग्राउंड के रोल मॉडल से भी हम मिलवाते हैं। ये तो सेकेंड पार्ट वाला हो गया। अभी लेट अस लिमिट आवरसेल्व्स टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपका इंटरेस्ट से लिंक्ड है। देखिए, ये बात सही है कि इन जो बच्चों का, अभी जैसे ना टिपिकली, मैं कल इस पे ज्यादा चर्चा करूंगा, मैं यूजुअली जब स्कूल में या कॉलेज में वर्कशॉप्स कराता हूं, तो जब हम इस सेक्शन पे पहुंचते हैं सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बाद, तो यूजुअली मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि, और जैसे बच्चे लाइन में बैठे होते हैं, मैं पहले बच्चे के पास जाता हूँ और फर्स्ट इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछता हूँ सबके सामने कि क्या तुम एक्चुअरियल साइंटिस्ट बनना चाहोगे? बच्चा सीधा मना कर देता है, नहीं सर। दूसरे से पूछता हूँ, क्या तुम एक्चुअल साइंटिस्ट बनना चाहोगे? मना कर देता है, नहीं सर। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कोई 9वां 10वां बच्चा बोलता है, सर ये होता क्या है? अब ये मजेदार चीज है, हमारे बच्चे जिन चीज के लिए हाँ बोलते हैं वो भी नहीं पता है, जिस चीज के लिए ना बोलते हैं, बिना जाने हाँ भी बोल रहे हैं बच्चे, और बिना जाने ना भी बोल रहे हैं। तो वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइव होम करना, कि आप जब हाँ करें, जैसे एक बच्चे ने बोला कि जी मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहता हूँ, मैं पूछता हूँ कि बेटे 5-6 लाइन में बताओ फैशन डिजाइनर क्या करता है। बच्चा एक लाइन के बाद दूसरी लाइन नहीं बोल पाया। तो मतलब बच्चों की करियर अवेयरनेस का लेवल बहुत पुअर है, जो नॉर्मल है।
है ना। तो इसीलिए आपका जो थिंक पॉइंट है मैं उसी से लिंक कर रहा हूं कि इसीलिए कि उनको ना डिफरेंट तरीके की करियर का एक्सपोजर, डिफरेंट तरीके की एक्टिविटी। अब देखो मैं आपको एक एक्टिविटी जो यूजुअली मैं स्कूल्स में कराता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, बच्चों के 4-4, 5-5 के ग्रुप बनाता हूँ। ये आप लोग सबके लिए है, आप लोग इसको अपने कॉलेज के हिसाब से अडेप्ट या अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं बच्चों को ना झाड़ू की एक सीख देता हूँ और अखबार का एक बड़ा पेज देता हूँ और बच्चों को कहता हूँ कि आपने ना ग्रुप में एक टॉय बनाना है, टॉय मेकिंग एक्टिविटी। और मैं बोलता हूँ टॉय में आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं। पहली बात, सामान आपको इतना ही मिलेगा। दूसरी बात, 5 साल के बच्चे के लिए बनाना है। दूसरी बात। तीसरी बात, आपको उस प्रोडक्ट का एक नाम सोचना है। चौथी बात, उस प्रोडक्ट की कीमत फिक्स करनी है। पांचवी बात, उस प्रोडक्ट का एक एड बनाना है। इतना काम दे देता हूं, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी बच्चों को। यूजुअली मैं 5 मिनट बोलता हूँ, फिर 2 मिनट एक्स्ट्रा दे देता हूँ। साथ में ये भी बोलता हूँ कि बोट नहीं बनाना है, प्लेन नहीं बनाना है, पंखा नहीं बनाना है, जो बच्चे यूजुअली बनाते हैं। इस एक्टिविटी के बाद बच्चों की प्रेजेंटेशन होती है और जो रियाज़ेक में या मल्टीपल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क के जितने इंटेलिजेंस हैं मैं सबको उन सबसे लिंक करता हूं कि जिस बच्चे ने बोला, अब जैसे एक बच्चे ने, एक ग्रुप ने एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कोई मॉडल बना दिया उसी से। अब ये बताओ 5 साल के बच्चे को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का मॉडल है, इसका मतलब वो बच्चा इन्वेस्टिगेटिव काम अच्छा कर सकता है लेकिन उसको पीपल सेंसिटिविटी पुअर है, उसको पता ही नहीं है 5 साल के बच्चे को क्या अच्छा लगेगा। और कई तो इतने बढ़िया बनाते हैं, इसका मतलब उस बच्चे में उस सेंस है। कई एड इतना बढ़िया बनाते हैं, कई प्राइसिंग इतना बढ़िया करते हैं। तो अब आप देखो कि जो डे टू डे एक्टिविटी है, एक तो बात सही है कि देखो, एक है करियर में इंटरेस्ट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं टास्क एंड एक्टिविटी में इंटरेस्ट। हमारे कॉलेज स्कूल में इतनी एक्टिविटी होती है, हम बच्चों को वही पकड़ लेते हैं। जैसे भी हमारा कोई फंक्शन होता था, एक बच्चा बार बार पीए सिस्टम ठीक करने पहुंच जाता था, प्रोजेक्टर अपने आप सेट करने पहुंच जाता था। तो आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि मैकेनिकल, अब मैकेनिकल एक्टिविटी से जुड़े हुए करियर में उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, वो बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि उसको इस तरह का एक्सपोजर ही पहली बार मिला जब वो स्कूल कॉलेज में आया। उसको माइक ठीक करने का, लगाने का, वो सारा एक्सपीरियंस हुआ। तो यहाँ पे ये है कि कैसे जो कॉलेज में रूटीन की एक्टिविटी होती है, बार करना, डेस्क अंदर करना, रिपोर्टिंग करनी, बच्चों को लाइन में खड़ा करना, उसी में बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। कौन बेहतर, इसकी लैंग्वेज स्किल बेहतर है, कौन फिजिकल एक्टिविटी एंजॉय करता है, कौन मैकेनिकल एक्टिविटी एंजॉय करता है, कौन जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो कौन बच्चा जिसके साथ सब लोग एज ए टीम काम करना चाहते हैं। तो वो वही था जो आइडिया मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि कैसे बच्चों मैक्सिमम एक्टिविटी में हम ऑब्जर्व करें ताकि हम उसके हिसाब से आइडियाज को अंडरस्टैंड कर सकें। हम 1-2 मिनट इस पे और ले सकते हैं। आपके क्या आइडियाज हैं कि बच्चों को हम कैसे और मल्टीपल एक्टिविटीज का एक्सपोजर दे सकते हैं? मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसके अलावा ताकि कल करियर गाइडेंस के टाइम में हेलो, फिर हम आगे देखेंगे। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ कोई साहब बताएं। सर नमस्कार। मैं कारणवश नमस्कार। 3 दिन पहले मैं बात नहीं कर पाया, तो अभी जो बात चल हाँ, रही है कोई पहले नहीं। तो सभी को पूरी जी आपकी आवाज चली गई है। नमस्कार। जीवन में हाँ जैसे अब बताइए अब। मेरा इंटरेस्ट कैसे, जैसे मैं पहले जैसे डीपीपी में नहीं आया था, तो मेरा उतना किताबें पढ़ने का और दूसरा जो अपने प्रोफेशन के प्रति उतना जो पैशन था वो डेवलप नहीं हुआ था, वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ था। परंतु जितना मुझे एक्सपोजर मिलता गया और उससे मेरा इंटरेस्ट जो है, चाहे पुस्तकें पढ़ने का चाहे घूमने का, वो मेरा पैशन और मेरा वो जो बन गया। तो ये एक्सपोजर का और इंटरेस्ट का बहुत गहरा संबंध है, ऐसा मैं मानता हूँ सर। थैंक यू पूरी जी।
तो जनरली जो कॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में कोई और हमारे शिक्षक साथी एक्सप्लेन करना चाहेंगे इसको? इंटरेस्ट वाला टॉपिक क्लियर हो गया सबको? फिर हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, नमस्कार मैम, प्लीज। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार मैम। सर जो आज टॉपिक हम कर रहे, जो आज डिस्कशन चल रही है, सबको पहले तो नमस्ते। और इसमें जो आपने एक्सपोजर की बात की, जो हमारे बच्चे रूरल एरिया में रहते हैं, जिन्होंने अपने गांव की परिधि के बाहर जाके कुछ देखा ही नहीं है, उनके लिए घर ननिहाल या दादका या अपने रिश्तेदारों के घर होते हैं। एक्टिविटी में अगर हम उन्हें कहें कि आपने लोकेल में जाके कहीं कुछ देखा है बाहर से, तो एक्सपोजर उतना ही है कि वो एग्रीगेरियन सोसाइटी से ही हैं और उन्हें जो घर के आजू बाजू के काम है वही पता है। प्रोफेशन में जो सक्सेस हो चुके हैं सिर्फ उनके बारे में पता है, तो उन दोनों को मैच करना काफी मुश्किल है। मुश्किल है, बिल्कुल वैसे तो सही हम कह रही हैं। यहाँ पे इसीलिए अपनी लोकेलिटी में ही देखें तो हमारे यहाँ पर फ्लोरिकल्चर के बारे में सिर्फ ट्यूलिप गार्डन जो नौनी के पास पालमपुर में है वहीं पे है। तो एनवायरनमेंट तो बाकी जगह भी है, पर वहां पे इतना कोई इसकी ओर सोचता भी नहीं कि किस तरह की मिट्टी है या इसको कुछ करना है या बच्चों को इस ओर लेके जाना है या गार्डनिंग की तरफ या हॉर्टिकल्चर की तरफ। बच्चों को इंटरेस्ट पेरेंट्स ही मना कर देते हैं, नहीं नहीं ये काम तुम नहीं करो, तुम पढ़ाई करो। तो वो इंटरेस्ट होते हुए या उनकी इननेट क्वालिटी और एबिलिटी होते हुए भी उन्हें उससे दूर कर दिया जाता है। तो इंटरेस्ट पर्सनल हो सकता है बट वोकेशन नहीं बनता वो। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच है मुझे इस बिल्कुल। सोसाइटी के हिसाब से ये ये थोड़ा लगा। सा नहीं मैम, ये थोड़ा सा नहीं, मेजर डिस्कनेक्ट यहीं पे है। मेजर डिस्कनेक्ट यहीं पे है। तो इसलिए जो पहला चैलेंज है एज ए टीचर हम सबके लिए कि कैसे, देयर आर लॉट मेनी करियर इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस, जिससे आइडिया लगता है कि अच्छा ये भी एक काम है, 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 ये भी एक काम है। तो थ्रू वीडियोस, थ्रू इंटरेक्शन ऑफ डाइवर्स सेट ऑफ पीपल, उनके टॉक्स, उनकी प्रेजेंटेशन, जैसे अभी जब मैं आप जिसमें चीफ गेस्ट थे हमारे ओपनिंग में, जब वाटर स्पोर्ट्स का किया, तो वहीं मुझे लड़का मिला वाटर स्पोर्ट्स का। तो हमारे ही कॉलेज का एक लड़का था, वहाँ एज एन इंस्ट्रक्टर काम कर रहा था। तो अब जब मैंने उनको बोला कि बेटे आप आकर के हमारे बाकी बच्चों को बोलो कि कैसे हम इस फील्ड में एज एन इंस्ट्रक्टर जुड़ सकते हैं, तो उसके बाद और कई बच्चे कि कहाँ पे कोर्स किया आपने भैया, कहाँ से क्या किया, कैसे किया। तो जो हमारा एलुमनाई है, जो हमारा नेटवर्क है, जो हमारे आसपास के लोग हैं या फिर हमारे बाहर के लोग हैं जो इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनका, क्योंकि हम एक्सपोजर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होगा। अब इंटरेस्ट जैसा मैंने कहा सफिशिएंट नहीं, उसको एबिलिटी के साथ वो टाई अप करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपने अभी देखा कि इंटरेस्ट टूल जो मैंने आपको दिखाया, वो इंटरेस्ट टूल हम अपने बच्चों में यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो चीजें लिखी हैं वो अमेरिकन कल्चर से लिंक है, वो इंडिया में इन बच्चों के साथ हम करते हैं। तो अब हमारे लिए काम ये है, जिसके लिए मतलब मेरा एक अंदर का स्वार्थ था, वो ये था कि इसके बाद हम लोग मिल करके अपने बच्चों के हिसाब से इंटरेस्ट टूल कैसे बनाएं। क्योंकि जो स्टैंडर्डाइज टूल, जिसको मतलब हम अपने आप स्टैंडर्डाइज बनाते हैं, तो उसका साइंटिफिक प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। हम आने वाले मतलब परसों हम शायद उसमें लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हम अपने बच्चों के लिए साइकोमेट्रिक टूल कैसे बना सकते हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है और आप सबका कॉमन सेंस कहता है कि जो टूल बाहर डेवलप हुए हैं वो टूल हमारे लिए कल्चरली इररिलेवेंट है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब मैं समय भी देख रहा हूं, तो अब मैं क्विकली सेकेंड पार्ट में जा रहा हूं, जो है हमारा एप्टीट्यूड, एबिलिटी और स्किल। देखो पहले सिंपली एक वर्ड मुझे और ऐड करना चाहिए था इसमें, आर्ट। एप्टीट्यूड क्या है? आपकी जो संभावना है। जैसे मैंने फुटबॉल वाला एग्जांपल दिया, फुटबॉल में सारे बच्चे जीवन में पहली बार फुटबॉल खेल रहे थे, उसके बावजूद भी कुछ बच्चे खेल रहे थे, उसी को हम एप्टीट्यूड कहते हैं। जब आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो गया, उसी बच्चे को जो बाकियों से बेहतर खेल रहे थे, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, कोचिंग मिली, गाइडेंस मिली, तो एबिलिटी में कन्वर्ट हो गई और वो बाकियों से बहुत अच्छा करने लगे, टीम में सिलेक्शन हो गई, तो स्किल हो गया। और स्किल लेवल के भी तो हम बोलते हैं आर्टिस्ट थे। आर्ट का लेवल स्किल से भी ऊपर है। तो वो हम थोड़ा सा इसको वॉइस क्रैक कर रही है सर आपकी, क्लियर क्लियर नहीं है। हेलो
क्या बाकी सब चीज क्रैक कर रहे थे वॉइस कि बाकियों को क्लियर? सर आपका नेटवर्क अनस्टेबल है सर, आपकी ना वॉइस क्लियर आ रही है, कुछ भी नहीं क्लियर है सर। ओके, क्योंकि मैं ना आज फोन के डेटा से जुड़ा हुआ हूँ तो शायद उसका इशू होगा। यस सर। ओके चलो मैं री ट्राई करता हूँ। सर अभी आई हैव देखो, अ अभी कमेंट। थोड़ा बेटर नहीं? हाँ बोलो बोलो। सर मैंने कमेंट किया है एक। अच्छा, उसमें चैट बॉक्स में किया है? यस सर। तो वो तो आप बोल सकते हैं उसको, क्योंकि फिर ना मुझे स्टॉप शेयरिंग यस करके सर, ही यस दिखाई सर। पड़े। ओके हाँ सर। बोलिए। सर आई कंसर्न अबाउट डिजिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड अटेंशन ग्रैबिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, जो अफेक्ट कर रहे हैं वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स को इनटू सर्टेन लिमिटेड एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिए। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है शालिनी। इसको ना हम कल टेकअप करते हैं, जहां हम वर्ल्ड ऑफ वर्क के बारे में बात करेंगे ना। इसको जस्ट कीप दिस क्वेश्चन ऑन होल्ड, है ना, कि इंटरेस्ट जो है उनका फोन के अराउंड हो गया, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप, क्योंकि इस पे बहुत अधिक सोचा नहीं गया है कि इंटरेस्ट ही अब, मतलब पहले जो खेल कूद का इंटरेस्ट था, या पेड़ पे चढ़ के अमरूद तोड़ने का इंटरेस्ट था, या जाके नदी में तैरने का इंटरेस्ट था, या नदी से मछलियां पकड़ने का इंटरेस्ट था, वो भी जो है वो खत्म हो रहा है। राइट, तो एप्टीट्यूड, एबिलिटी और स्किल पे मैं आ रहा हूं। एप्टीट्यूड नेचुरल पोटेंशियल है किसी चीज को सीखने की। बहुत लोग हैं जिनको, देखो, एप्टीट्यूड को बीज की तरह समझते हैं। बीज में जब तक खाद पानी नहीं होगा तब तक वो एबिलिटी में नहीं बदलेगा। एप्टीट्यूड काफी नहीं है, लेकिन एप्टीट्यूड होना बड़ा क्रिटिकल है सक्सेस के लिए। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका लो एप्टीट्यूड के बावजूद भी बहुत सक्सेसफुल हुए। एबिलिटी क्या है? जो आप कर सकते हैं। एप्टीट्यूड जब डेवलप हो गया तो एबिलिटी हो गई। और स्किल क्या है? आपने उसमें कॉम्पिटेंस हासिल कर ली है, जो प्रैक्टिस के थ्रू ही यूजुअली होता है, उसको हम स्किल कहते हैं। तो इसको आप समझ लें कि प्रैक्टिस है। थिंक एप्टीट्यूड को खाद पानी मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, एबिलिटी में बदल गई, एबिलिटी की प्रैक्टिस करते रह गए तो स्किल में बदल गया। इसके लक्षण क्या है? एप्टीट्यूड आपका इनबॉर्न टेंडेंसी है, अनट्रेन्ड पोटेंशियल है। और इससे हम एप्टीट्यूड टेस्टिंग से पता चलता है, जैसे आप बीएड का एंट्रेंस देते हो तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो थ्योरेटिकली उससे पता चलेगा कि एज ए टीचर फ्यूचर रोल में आप कितने सक्सेसफुल होंगे। एबिलिटी क्या है? आपकी करंट स्ट्रेंथ है, जो नापी जा सकती है, देखी जा सकती है। और नेचर और नर्चर, इसमें देखो एप्टीट्यूड नेचुरल है, लेकिन एप्टीट्यूड को खाद पानी मिलेगा कि नहीं, पोषण मिलेगा कि नहीं, वो उसके पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो एबिलिटी के लिए नेचर की भी भूमिका है और इन्वायरमेंट की भी भूमिका है। और स्किल क्या है? जब लर्निंग, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, कोचिंग ये मिलती है तो फिर हम स्किल में आते हैं, है ना। तो एप्टीट्यूड को जब नर्चर करते हैं तो एबिलिटी बन जाती है, एबिलिटी को जब प्रैक्टिस करते हैं, अप्लाई करते हैं तो स्किल बन जाता है। ये ऑलरेडी, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि तीसरे में एग्जाम्पल वाले आप देखो कि जैसे एक बच्चा है, पैटर्न को फटाफट समझता है, नंबर्स के पैटर्न को, कोई ट्रेनिंग नहीं है उसकी। जब उसको ट्रेनिंग मिली, कोचिंग मिली, तो हाई परफॉर्मेंस होने लगा मैथ्स टेस्ट में। और इसको एप्टीट्यूड को नापते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट से। और एबिलिटी के लिए भी टेस्ट अवेलेबल है, ऑब्जर्वेशन भी अवेलेबल है, फीडबैक भी अवेलेबल है। ये करियर गाइडेंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? उससे पता चलता है कि ये व्यक्ति क्या जल्दी से जल्दी सीख सकता है। उससे पता चलता है उसकी एबिलिटी से कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। स्किल से पता चलता है कि वो कौन से करियर के लिए तैयार है। और ये तीनों मिलकर के, मतलब तीनों तो नहीं कहना चाहिए, तीनों अलग अलग है, एक ही कंटिन्यूम के अलग अलग चरण हैं। और इससे रियलिस्टिक करियर डिसीजन जो है वो प्लान किए जाते हैं। तो जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, अभी जैसे मुझे एक मन में एक और एग्जांपल आ रहा है, म्यूजिक के घराने की का एग्जांपल है कि एक व्यक्ति जो 8-10 पीढ़ियों से म्यूजिशियन है, म्यूजिक वाले परिवार में पैदा हुआ है, खानदानी संगीत के खानदान में पैदा हुआ है, लेकिन उसका म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके खानदान में किसी का म्यूजिक से लेना देना नहीं है, लेकिन उसका बहुत गहरा इंटरेस्ट है। एक ही गुरु, मतलब जो, सपोज करो दो दोस्त हैं, एक म्यूजिक के घराने का है, ये रियल स्टोरी है एक्चुअली, ग्वालियर घराने के एक संगीतकार हुए पंडित एल.के. पंडित, उनकी ही कहानी है। तो एल.के. पंडित जी जो थे वो कृष्णराज पंडित जी के बेटे थे।
उनका बचपन में म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एल.के. पंडित जी के एक मित्र थे जो फैमिली बैकग्राउंड के नहीं थे, स्कूल मेट थे शायद या कॉलेज मेट थे, अब मुझे भी इतना याद नहीं। इतना याद है कि साथ के थे। म्यूजिक के पूरे खानदान में किसी का लिंक नहीं था, लेकिन उनका बहुत इंटरेस्ट था। गुरुजी ने, पंडित कृष्णराज पंडित ने एल.के. पंडित को और एक और व्यक्ति जिनका नाम मुझे भी याद नहीं है, उन दोनों को इकट्ठा सिखाना शुरू किया। अब ध्यान रखना, उसमें एक का खानदान म्यूजिक का है, इसका मतलब एप्टीट्यूड होना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट नहीं था। दूसरे का इंटरेस्ट हाई था, लेकिन एप्टीट्यूड नहीं था, क्योंकि उनकी फैमिली बैकग्राउंड कहीं नहीं था। दोनों ने सीखना साथ शुरू किया, तो जो खानदान वाला जो बंदा था उसने जल्दी पिकअप किया। बाद वाले ने जो था वही उसी लेवल तक पहुंचा, लेकिन उसको बहुत एफर्ट करना पड़ा। ये अंतर जो है हमको दिमाग में रखने की जरूरत है। अब इसकी असेसमेंट कैसे करते हैं? देखो, मैंने, आपको याद होगा, मैंने एक स्कॉलर का नाम डिस्कस किया था, लिंडा गॉटफ्रेडसन। लिंडा गॉटफ्रेडसन तो कहती हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट की अलग से जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे जो स्कूल कॉलेज में एग्जाम देते हैं वो भी कहीं ना कहीं नॉट एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एबिलिटी को ही दर्शाता है। एक बच्चा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करना चाहता है और 6ठी से लेके 12वीं तक लगातार उसके मैथ्स टेस्ट खराब हुए हैं, बड़ी मुश्किल से पास होता रहा है, उसका आपको लगता है अलग से एप्टीट्यूड टेस्ट लेने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उसके मार्क्स हैं, हाँ 1-2 साल कम हुआ होते तो वो अलग बात है, बट कंसिस्टेंटली उसके मार्क्स। अब एक बच्चा है जिसकी भाषा में, हिंदी में या अंग्रेजी में कंसिस्टेंटली लो स्कोर किया है उसने, तो आपको पता है कि ये बच्चा शायद मशीन ओरिएंटेड है या किसी और ओरिएंटेड है, लैंग्वेज ओरिएंटेड एप्टीट्यूड इसका नहीं है। तो देयर आर स्कॉलर्स हु से कि जो बच्चा ऑलरेडी जो बड़े सारे टेस्ट जीवन में दे रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, बोर्ड में, कोई थर्ड पार्टी के थ्रू, वो सफिशिएंट डेटा प्रोवाइड करता है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन से भी पता चलता है। अब ऑब्वियसली जो क्रिकेट टीम का आप सिलेक्शन कर रहे हो, 40 बच्चों ने ट्रायल दिया, तो अब वहीं आपको दिख जाता है कि कौन बेटर कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो परफॉर्मेंस से पता चलता है। और सबसे पॉपुलर, सबसे अधिक फैशनेबल एप्टीट्यूड टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट। पीयर का फीडबैक, टीचर का फीडबैक, मेंटर का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है एबिलिटी को बताने के लिए। तो यहाँ पर एक्सपोजर, फीडबैक, एक्सप्लोरेशन, उसकी हम जितनी अपॉर्चुनिटी दें उतना अच्छा है। बड़े सारे ऑनलाइन टूल अवेलेबल है, जो मैं आपको आपके नोट्स में मैं डाल दूंगा, बट इंडिया में 1-2 ही जो है वो अवेलेबल हैं, जो मैंने लिस्ट में डाली है, लेकिन मैं अभी इसमें बहुत अधिक चर्चा जो है वो नहीं कर रहा हूँ, और वो लिंक में है, आप उसको एक्सप्लोर करना, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप ये देखो, इसमें लास्ट पॉइंट पे आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। कई चीजें हम क्लासरूम एक्टिविटीज के थ्रू कर सकते हैं, जैसे पजल्स, जैसे ऑब्जर्वेशन, जैसे शीट्स, रियल टास्क रेटिंग, ऑब्जर्वेशन शीट्स, रियल टास्क रेटिंग। जैसे जब मैं काउंसलिंग सेंटर में काम करता था, सीखता था और काम करता था, तो जैसे हम वहां पर बच्चों की मैकेनिकल एबिलिटी के लिए रियल टेस्ट देते थे। रियल टेस्ट क्या होता था? हम उनको एक होल्डर के पार्ट्स अलग कर देते थे और उनको बोलते थे कि होल्डर को इकट्ठा करो, बल्ब के साथ अटैच करो। तो मतलब हमें पता था कि ये बंदा, मतलब हमारे पास डेटा था जो बताता था कि नॉर्मल मैकेनिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड वाला बच्चा उसको इतने सेकंड या इतने मिनट में करता है, ये एबव एवरेज या बिलो एवरेज है। इसको परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं, वो भी एक तरीका है। अभी जैसे स्पेशियल एबिलिटी के लिए एक टेस्ट यूजुअली मैं देता हूँ, जैसे चश्मा खोल के रख दिया या स्टेपलर रख दिया या पेन रख दिया और उसको बोला कि पेन तुम ऊपर से देख रहे हो तो कैसा दिखेगा। या जैसे एक एक्टिविटी में देता था कि सपोज करो एक पेन स्टैंड है, पेन स्टैंड के अंदर एक पेन है, एक पेंसिल है, एक इरेजर है और एक शार्पनर है, और तुम वो शार्पनर हो, मतलब तुम डब्बे के अंदर हो, तुमको अंदर से कैसा लग रहा है उसको ड्रॉ करो। तो वो रियल टेस्ट है ना, स्पेशल एबिलिटी। तो परफॉर्मेंस के थ्रू भी पता चलता है, पजल्स के थ्रू पता चलता है, टेस्ट के थ्रू पता चलता है, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू पता चलता है। तो ये कुछ तरीके हैं एप्टीट्यूड टेस्ट को, आप बच्चे की एप्टीट्यूड और एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। तो अच्छा तरीका है कि यदि आप साइकोमेट्रिक टूल यूज करते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं है। जैसे मान लो पेरेंट का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ बच्चे के बारे में समझने के लिए, तो पेरेंट बोलते हैं कि सर बचपन में जब मैं खिलौना लाता था तो खेलता कम था
खोल कर वापस जोड़ने के चक्कर में ज्यादा रहता था, उसका ज्यादा इंटरेस्ट होता था अंदर क्या है ये देखें, तो आपको वहां पर कुछ ना कुछ डेटा वहां से निकल के आ रहा है। तो अब मैं सीधा थिंक पॉइंट पे आ रहा हूं, क्या कोई चीज ऐसी है जो आपके बच्चे बिना एफर्ट के कर रहे हैं, या उनको बहुत अधिक नहीं बताया गया फिर भी बढ़िया कर रहे हैं? क्या उससे उनके एप्टीट्यूड या छुपे हुई संभावना का पता चलता है? मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्या कोई ऐसी चीज है जो आपके स्टूडेंट्स बिना ज्यादा एफर्ट के करते हैं, बिना डिटेल इंस्ट्रक्शन के करते हैं, और क्या उनसे आपको लगता है कि उस चीज में बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं? आप अपने अपने कॉलेज के एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर कर सकते हैं। क्या ख्याल में आता है? कोई बात करना चाहे? हाँ बताइए, शालीन बताइए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ। सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, जैसे आपने कहा ना कि एक ऑटोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं 10th के बाद जब मैंने +1 में एडमिशन लेनी थी, हम्म तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नॉन मेडिकल चूज किया। हम्म इवन मेरे मार्क्स मैथ में कम थे, साइंस में ज्यादा थे, हम्म और इवन मेरे फादर मुझे बचपन से बोलते थे कि आई शुड बिकम अ डॉक्टर। बट मैंने नॉन मेडिकल चूज किया ऑन द फर्स्ट हैंड, हम्म बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरा वीक पार्ट है, एक्चुअली हम्म मैं शायद इतनी प्रैक्टिस नहीं करता था मैथ की, बट मुझे लगता था कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। हम्म इवन मेरा उसमें मेरा इंटरेस्ट भी था, और शायद मुझे लगता है कि मैं इसमें एफर्ट करूँ कुछ, हम्म तो मैं इसमें ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। हम्म और जैसे आपने पूछा कि मेरे में ऑटोनॉमस, जैसे जो साइंस था उसमें मैं ऑटोनॉमस था, मीन्स उसमें मुझे ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट हम्म स्टिल इट वाज वर्किंग फॉर मी। ऑन द हम्म फर्स्ट हैंड मैंने उनको कहा भी कि मुझे बहुत रखना है, बट हम्म मुझे अलाउ नहीं किया गया। फिर हम्म मैं एंड अप किया नॉन मेडिकल के लिए, बट स्टिल हम्म मैंने आफ्टर मंथ आई हैव चेंज टू मेडिकल, हम्म हम्म सो दैट एम्बिग्यूटी मेक्स आई थिंक अ ब्रेन कंफ्यूज्ड और हाँ, व्हाटएवर। वो तो है, वो तो है ही। तो अभी यस हम सर। जो है ना यहाँ सिर्फ इतनी चर्चा कर रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स के साथ हम लोग काम करते हैं, कि क्या जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग काम करते हैं या जहां रह रहे हो आप लोग, वहां पर आपको लगता है यार हमारे बच्चे ने फलानी चीज में बहुत अच्छा करेंगे। जैसे हिमाचल में टिपिकली मैंने देखा कि रियाजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कई राज्यों की तुलना में हमारे बच्चों का जो एस है, एस सोशल, उसका स्कोर बहुत हाई आता है ना। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है। यदि आप कोस्टल एरिया की तरफ जाओ तो वहां उनका फिजिकल वाला पार्ट, मुंबई वाले एरिया में जब मैं काम करता था तो वहां आप देखोगे उनका बिजनेस सेंस वाली जो एक्टिविटीज हैं उसमें वो बेटर करते हैं, छोटी छोटी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पैसे को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, कल्चर का हिस्सा है वो, है ना। गुजरात के एरियाज में जब डीपीएस के इलाके में गांधी धाम और कांडला उस इलाके में जब मैं जाता था एक जमाने में, तो वहां देखता था कि ये ना बिजनेस रिलेटेड एप्टीट्यूड बच्चों में नॉर्मल दिखता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्या कोई ऐसी चीज है। तो देखो ना, मुझे एक इस मामले में मैं लक्की समझता हूँ कि मुझे डिगबोई आसाम से लेके गांधीधाम जो गुजरात बॉर्डर पे है कांडला के पास, हर तरीके के, अब जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल सुना, नॉर्थ ईस्ट में बच्चे मुझे नेचुरली फुटबॉल और रॉक म्यूजिक, फुटबॉल और रॉक म्यूजिक में इंटरेस्ट भी दिखा मुझे और एबिलिटी भी दिखा। मैं आपको एक स्कूल का एग्जांपल बताता हूँ, बेंगलोर का सेंट जोसेफ स्कूल्स। तो जब मैं स्कूल वर्कशॉप करता था तो 1.5 घंटे बाद ब्रेक होती थी 15 मिनट की। मैंने देखा कि जैसे ही ब्रेक हुई, अच्छा उस दिन ना संडे का दिन था तो स्कूल पूरा खाली था, सिर्फ वही बच्चे आए थे जिनके करियर गाइडेंस। ब्रेक में मैंने देखा बच्चों ने क्या किया, वो कागज को ही मोड़ मार के ना छोटा सा फुटबॉल बना लिया और 10-15 मिनट बरामदे में ही खेलते रहे। और जब मैंने बोला टाइम अप, तो उनमें से कुछ बच्चे दौड़ के वॉशरूम गए, पानी पी के आए। अब ये मजेदार चीज है क्योंकि उस जिस इंस्टीट्यूशन का जिक्र कर रहा हूं मैं,
उस इंस्टीट्यूशन में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स पर्सन निकले हैं। राहुल द्रविड़ वहीं के पड़े हुए हैं, पंकज आडवाणी जो बिलियर्ड स्नूकर का वर्ल्ड चैंपियन है वो वहीं का पड़ा हुआ है, और ऐसे बड़े सारे स्पोर्ट्स पर्सन निकले हैं। मतलब स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी उस स्कूल का कल्चर का पार्ट है। नॉर्थ ईस्ट में वेस्टर्न म्यूजिक कल्चर का पार्ट है, फुटबॉल कल्चर का पार्ट है, बॉक्सिंग कल्चर का पार्ट है। तो दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू टू लुक फॉर, इन एरियाज में बच्चे बेटर कर रहे हैं। चंबा के जो मेरे स्टूडेंट हैं अधिकतर सोशल सेक्टर में गए हैं, एनजीओ सेक्टर में गए हैं। मेरे अपने ज्योग्राफी के बच्चे बहुत सारे सोशल सेक्टर में गए हैं, क्योंकि मैंने उनको उसी हिसाब से टर्न करने की कोशिश की। क्योंकि जो मैम का सब क्वेश्चन था और संजय जी का और शालीन बाकी साथियों का भी, कि सोशल वर्क एज ए करियर वो हमारे दिमाग में ही नहीं होता है। तब एमएसडब्ल्यू भी नहीं हिमाचल में होता था। हिमाचल में पहली बार एमएसडब्ल्यू शुरू हुआ 2001-2-3 के आसपास की बात है। उस बैच में जितने मैंने 4 बच्चे आइडेंटिफाई किए थे, सिर्फ एक के पेरेंट माने, और उसकी चल ही रही थी कि उसको डीआरडीए में एक फिशरी का प्रोजेक्ट आया था, उसमें एज वॉलंटियर उसको भेजा मैंने। उसके बाद आज की डेट में अंबुजा फाउंडेशन दाड़ला घाट में, अंबुजा वालों का जो एनजीओ है, उसमें बहुत सीनियर पोजीशन पे लाइवलीहुड एरिया में काम कर रहे हैं। सो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पेरेंट का एक्सपोजर पुअर है, हमारे बच्चों का पुअर है, लेकिन फिर भी इफ यू स्टार्ट पुशिंग देम तो 10 में 1, 20 में 1, अब धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे योगेश जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, चंबा का लड़का था, जैसे वो करके वापस आया और उसको तुरंत जॉब लग गई और उसको कई जगह से अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो गई, उसकी देखा देखी फिर आपको एक ट्रेंड मिलना शुरू हो जाता है। अभी जैसे एक स्टूडेंट है मेरा जो हरियाणा में एक ओल्ड एज के लोगों की हेल्थ के लिए एक मोबाइल वैन चलाने वाली संस्था है, उसमें वो काम करता है। उसका हर 6 महीने 1 साल बाद मुझे फोन आता है और उसका क्वेश्चन एक ही होता है, सर मुझे फलाने एनजीओ वाले भी बुला रहे हैं, क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं। अब त्रिलोक है मेरा एक स्टूडेंट जो पाइन ग्रोव स्कूल में ज्योग्राफी का सीनियर टीचर है। अब ये 3-4 दिन का मैं नाम ले रहा हूं आपको, इन बच्चों को बड़ा मजेदार है। 1-2 साल बाद ये नहीं पूछते सर क्या करना है, पूछते सर किसको मना करना है। ये मुझे इतनी खुशी मिलती है इस चीज की। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे नौकरी के पीछे न भागे, नौकरियां उनके पीछे भागे। तो इसके लिए इट विल टेक इयर्स एंड इयर्स, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, लेकिन आइडिया ये था कि वंस यू स्टार्ट टेस्ट ऑफ सक्सेस, फिर देखते देखते आपको फिर बहुत सारी चीजें जो है उसमें आनी शुरू हो जाएंगी। इसी क्लू पे मैं आगे बढ़ूं उसके पहले 1-2 मैं कमेंट सुनना चाह रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको अपने एरिया में क्या लगता है कि बच्चे का नेचुरल किस तरफ को झुकाव है, कहाँ उनको किस मतलब, लेकिन उसको वो करियर की तरफ से नहीं देख रहे हैं, दे आर वेरी गुड एट इट। अब वो अलग रीजन हो सकता है, करियर बिलीफ हो सकता है, सोसाइटी की लो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फ्यूचर स्कोप की जानकारी नहीं होना, कुछ भी हो सकता है, वो मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं। अभी तो 1 क्वेश्चन एट ए टाइम। अभी तो मैं एक ही चीज आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि आप जिस एरिया में सर्व कर रहे हैं, बच्चों का नेचुरल टैलेंट कहाँ है? What are the areas where they are naturally good at? नहीं तो फिर वही गलती करते हैं, अमेरिकन टेस्ट हम अपने यहाँ लागू कर देंगे, दिल्ली वाली टेस्ट लागू कर देंगे, फिर बोलेंगे बच्चों का एप्टीट्यूड लो है। तो क्यों ना हम देखें उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वहां से काम करना शुरू करें। बताएं। Sir, may I say something? प्लीज मैम प्लीज। सर जैसे हमारे यहाँ जो लोकेल इस तरफ का है, हिमाचल का जो लोअर अपर हिमाचल शिमला या उनकी तरफ नहीं बात करते, हमारे ऊना, धौलपुर, हमीरपुर इस तरफ में ज्यादातर जो सोसाइटी है हमारी, पहली तो हिमाचलियों को कहते हैं सभी पूरे हिमाचल में ईमानदार, दूसरा पेशेंटली सुनने वाले, ज्यादा नो न कहने वाले, काम मिलता है तो बड़ी ईमानदारी से करने वाले, वो सब में ही है। और जितना हार्ड वर्क देते जाएंगे, जितना इनके आगे पहाड़ रख देंगे, जैसे पहाड़ पे चढ़ने की आदत है, तो उस लेबोरियस काम को भी बड़ी इजीली कर जाते हैं। तो ये हर बच्चे में ये क्वालिटी तो नजर आती है। और फिट इन एनी जॉब हो सकते हैं, बस उनको उन जॉब्स का नहीं पता कि किधर जाना है। एबिलिटीज तो उनमें है, इंटरेस्ट एरिया में एग्रीकल्चर तो एक है, इसके अलावा संगीत इनमें जम के है,
सभी को नाचना गाना अच्छा लगता है, लेकिन उस ओर जाना नहीं है। म्यूजिक की डिपार्टमेंट वाले रोते रहते हैं कि हमारे पास बच्चे नहीं आ रहे। तो अपना ही नृत्य संगीत घर में लिखनू बनाते हैं, लेकिन उसमें नहीं जाना, ड्राइंग की तरफ नहीं जाना, तो उनके फाइन आर्ट्स की तरफ नहीं जाना। जो घर में बनती है चीजें आसानी से बना रहे हैं, हाथ में स्किल्स है, सब लोग बनाते हैं, लेकिन उसकी ओर जाते नहीं है। तो ना ही उस तरह के कोई प्रोफेशन यहाँ नजर आते इंटरेस्ट को मैच करते हुए, ना उसके साथ मार्केट है। तो जो उनकी एबिलिटीज और इंटरेस्ट है, आई थिंक वो क्रब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नजर नहीं आता उसके साथ, और ना ही कहीं से उन्हें इनपुट मिलती है। आपने चंबा थाल की बात की थी, जिन्होंने अपने आप को रिवाइव किया, रुमाल की बात की, लेकिन यहाँ पर भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि खत्म हो रही हैं। मेरा अभी नॉर्थ ईस्ट में जाना हुआ बेटे के पास, तो वहां पर जो बांस के साथ जो टोकरियां बनती हैं, उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके वो हैंडीक्राफ्ट्स में उन्हें बेच रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो टोकरियां बनती हैं, हम भी बांस से बनाते हैं, लेकिन उनका घर में इस्तेमाल तो हो रहा है, पर उसे उस तरह से आर्टिस्टिक वे में प्रेजेंटेशन करके हैंडीक्राफ्ट के रूप में हम उसे नहीं इस्तेमाल कर रहे। वो वहां पर सस्ती हैं, यहाँ पर महंगी मिल रही हैं। तो जो चीजें यहाँ से वहां जा रही हैं, वो लग रहा है कि एक गैप है। तो हम मार्केट नहीं क्रिएट कर पा रहे, या उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट कर पा रहे, शायद इसलिए हमें पता ही नहीं लग रहा कि हम अपने बच्चों को इंटरेस्ट को कैसे लेके आए आगे। छूट रही हैं चीजें, मुझे ऐसा लगता है। तो इंटरेस्ट एरिया में रेजिलियंस है, हार्डवर्क है, जो बच्चों में है। सुनने को बिठा दीजिए, आराम से सुनते रहेंगे। 2 घंटे का लेक्चर दीजिए, उफ नहीं करते हैं बच्चे, सुनते हैं बड़ी पेशेंटली, समझ आए ना आए। और लिखने को कहो तो लिख भी असाइनमेंट्स पूरी लाके दे देते हैं। तो समझ में नहीं आता बच्चों की एबिलिटीज को कैसे ट्रैप करके किस तरफ को डायरेक्शन दें। बहुत सारी चीजें। सिर्फ आपने जो बातें कही हैं वो आई अग्री। जस्ट एक कंसेप्चुअल चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। आपने मैम जितनी भी चीजें बताई ना, वो ट्रेड्स हैं बच्चों की, जिसको कैपिटलाइज करने की जरूरत है। वो उनका एटीट्यूड का पार्ट है, वो उनके वैल्यूज का पार्ट है। लेकिन जहां मैं फोकस अभी करना चाह रहा था, वो करना चाह रहा था एबिलिटी पे। और क्यों ना हम अभी फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एबिलिटी को भी रियाजिक फ्रेमवर्क में ही देखें, कोई फ्रेमवर्क में देखें। क्योंकि आपने जो बातें कही है, हार्डवर्क है, लिसनिंग है, परसिस्टेंसी है, या ऑनेस्टी है, वो एक राइटर में भी हो सकती है, एक मैकेनिक में भी हो सकती है, एक पेंटर में हो सकती है, एक बढ़ई में हो सकती है। ये अलग अलग एक्टिविटी है। तो अभी लेट अस नॉट टॉक अबाउट ट्रेड्स। अभी हम देखते हैं स्पेसिफिक एबिलिटी और स्किल। मछली पकड़ना एक स्किल है, बांस की टोकरी बनाना स्किल है, लिखनों का अपने एग्जांपल दिया, वो एक स्किल है, बट बाकी चीजें ट्रेड है ना। तो लेट अस नॉट टॉक अबाउट ट्रेड्स नाउ। एप्टीट्यूड में हम एक्शनेबल जो चीज है ना, उसी पे अभी हम फोकस करते हैं। तो आपकी बातों से जो 3-4 स्किल्स निकल के आ रही हैं, वो एक तो आ रही हैं फिजिकल एक्टिविटी वाली स्किल। शायद इसीलिए जहां मैम हैं, जहां मैं हूं, वहां पर अभी भी बहुत सारे बच्चों की और बच्चियों की पहली पसंद प्रोटेक्शन सर्विसेज है, आर्मी, पुलिस। क्योंकि जो फिजिकल एक्टिविटी वाली चीज है, आर्मी पुलिस दोनों में बोलेंगे ना, ऑर्डर फॉलो करो। जो मैम ने भी बात कही, उससे भी ये बात कोरेबोरेट हो रही है कि दौड़ते रहो तो वो दौड़ते रहेंगे, ये नहीं पूछेंगे कहां तक दौड़ना है, क्यों दौड़ना है। तो वो उनकी वो एबिलिटी ऑलरेडी जो उनका है, वो इन प्रोफेशंस में दिख रहा है, जहां वो ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ये तो पुलिस वाला एक एरिया है जहां हमारे बच्चे जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे बद्दी एरिया में जा रहे हैं, मशीन ओरिएंटेड चीजों में जा रहे हैं, आईटीआई पॉलिटेक्निक एरियाज में जा रहे हैं। तो आपने जो चीजें कही है वो अक्रॉस मल्टीपल स्किल यूजफुल है। लेकिन अभी के लिए जो चैलेंज है हम सबके लिए है, वो एक्सरसाइज है, होमवर्क समझ लें, फूड फॉर थॉट समझ लें, कि उस इलाके का नेचुरल टैलेंट क्या है, कल्चरली ड्रिवन एक्टिविटीज क्या हैं जिनको कैपिटलाइज करने की जरूरत है। क्या फ्रूट है जिसको कैपिटलाइज करने की जरूरत है, क्या बैम्बू है, क्या फिश है। मतलब ये तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड है। बट यदि प्रोफेशनली भी हम उन चीजों को एक्सप्लोर करना चाहें किसी और चीज में, तो क्या करेंगे। तो अभी हम सारे इश्यूज नहीं कर पाएंगे डिस्कस, बट मेरा आइडिया ये था कि हम इन लाइंस पे सोचना शुरू करें, और नेक्स्ट राउंड जब भी हम बात करें तो हमारे पास शायद कुछ और बेटर कंक्रीट आइडिया। कोई और साथी जो हमारे हिमाचल के बाकी इलाकों से जुड़े हैं, उनकी कोई ऑब्जर्वेशन है जो आपको लगता है हाँ ये टैलेंट है, बच्चों को इसकी तरफ कैपिटलाइज करना चाहिए।
किसी ने और कुछ नोटिस किया है प्लीज वो शेयर करें। 2 मिनट हम इस पे और ले सकते हैं क्योंकि अभी 3 एरियाज हमने वहां डिस्कस करने हैं। कोई साथी कहीं से, आपने बहुत सारी एरियाज में सर्व किया है, आप लोग अभी जुड़े भी हैं, बहुत दूर दूर से मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं, तो कोई चीज और कहना चाह रहे हैं तो कहें, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट वैल्यूज वाले पार्ट में जा। शैल आई मूव देन? मेरे ख्याल कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, वैल्यू क्या है? हमारी डीपली हेल्ड बिलीफ है जिसको हम इंपॉर्टेंट समझते हैं। मेरे पास 3 घंटे का टाइम, जैसे अभी मैं शिमला में हूं और मुझे निकलना है। अब यहाँ पर मेरे पुराने स्टूडेंट्स, दोस्त, को वर्कर्स, बहुत सारे लोग रहते हैं। अब मुझे प्रायोरिटाइज करनी है, तो टाइम और सिचुएशन के हिसाब से जो मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ। अभी मान लो मैं घर पे हूँ, आज छुट्टी है, मेरे पास 3 घंटे हैं, तो मेरे दोस्त के पिताजी बीमार हैं, मैं उनको देखने भी जा सकता हूँ। हफ्ते भर के कपड़े धोने को पड़े हैं, वो भी मैं देख सकता हूँ। या मेरी एक किताब आदि पढ़ी रखी है, उसको कंप्लीट कर सकता हूँ। Whatever you choose to do shows your value। जिसको आप इंपॉर्टेंट समझते हैं, जिसको वैल्यूएबल समझते हैं, जिसको वर्थवाइल समझते हैं, जिसको डिजायरेबल समझते हैं, जो किसी काम का वाई बनने वाला है। वाई, देखो, इंटरेस्ट किसी काम में है, सॉरी, लाइक करते हो तो इंटरेस्ट है, उसमें अच्छे हो तो एप्टीट्यूड, एबिलिटी है, उसको जल्दी सीख सकते हो तो एप्टीट्यूड है, उसको ऑलरेडी सीख चुके हो, अच्छे हो तो स्किल है। और जो तुम जिस एक्टिविटी की बात कर रहे हो वो तुम्हारी वैल्यूज से भी मैच करती है, तब वो फिर उसकी जो तुम्हारी डिटर्मिनेशन होती है आपकी, वो और जो है वो बढ़ जाती है ना। तो वैल्यूज बहुत ही क्रिटिकल है, वर्क वैल्यूज बहुत क्रिटिकल है। बहुत लोग कहते हैं कि जी आप फलानी जगह, आप कॉलेज में क्या कर रहे हैं, आपको फलानी जगह होना चाहिए था, आप वहां क्या कर रहे हैं, आपको वो होना चाहिए था। कौन सी चीज आपकी वैल्यू सिस्टम से मैच करती है? लोग तो 10 चीजें कहते रहेंगे आपको, है ना। अब बहुत सारे लोग हैं, अब जैसे मेरे एक दोस्त हैं पीजीआई में डॉक्टर हैं, उनको जहां जितना भी पीजीआई में कमा रहे हैं, उनके तिगुनी रेट पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले बुला रहे हैं, जहां फिक्स भी है कि आपको दिन के 20 ही मरीज देखने हैं, और पीजीआई में उनके आगे 200 मरीज खड़े होते हैं, और जब तक आखिरी मरीज नहीं जाता वो बैठे रहते हैं। उनकी वैल्यू डिफरेंट है। बट उनका एक और साथी था, सेम ट्रेडिंग उन्हीं के साथ पीजीआई में था, उसको जैसी अपॉर्चुनिटी मिली ही लेफ्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बड़े अच्छे हैं और जो उनका दोस्त चला गया बड़ा खराब है, इसको प्लीज क्लियर कर लें। वैल्यूज अच्छी बुरी नहीं होती, वैल्यूज होती हैं जो हमारे बिहेवियर को गाइड करती है ना। तो इस चीज को हमने ध्यान में रखने की जरूरत है। आप किसको ज्यादा अवेलेबल देते? कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैं दिल्ली में मैं नौकरी नहीं करूंगा, मुझे पेरेंट्स के साथ ही रहना है, चाहे मुझे दिल्ली वाली सैलरी का 1/4 मिले, तो वैल्यू कुछ और है। दूसरा बोलता है कोई बात नहीं, पेरेंट को मैं तभी बेस्ट मेडिकल केयर दे सकता हूं जब मैं दिल्ली में जाके 5 गुनी कमाऊं, तो मैं दिल्ली जाऊंगा, वहां से मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि मैं अपने पेरेंट को बेस्ट हेल्थ केयर अपने गांव में ही दे सकूं। वैल्यूज डिफर कर रही है। फिर आपको ये भी पता है कि भारत में वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं और बच्चे अमेरिका में कमा रहे हैं, उनकी वैल्यूज का भी पता चलता है। आपको पता है कि चंडीगढ़ में और बड़े बड़े शहरों में डेथ के चौथे दिन जब स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तब पता चलता है कि जो बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे वो इस दुनिया में नहीं है। सो आपकी चॉइस, प्रायोरिटीज और मोटिवेशंस, ये वैल्यूज डिसाइड करती हैं। कल्चर, अपब्रिंगिंग, एक्सपीरियंसेस जो है वो डिसाइड करती है। रिलेटिवली स्टेबल होता है, लेकिन एक्सपोजर के साथ ये धीरे धीरे बदलता भी है। इससे हमारा करियर डिसीजन जो है वो बहुत प्रभावित करते हैं। 2 लोग जिनके सेम स्किल है, सेम इंटरेस्ट है, बट वैल्यू डिफरेंट है ना। ये आपको मैंने जैसे डॉक्टर्स की बात कही, टीचर्स में भी इस तरह से हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, एरिया भी नहीं बताऊंगा, बट अपने स्टूडेंट्स को किसी तरह पढ़ाएंगे, और जब उनका मेन इंटरेस्ट अभी भी फार्मिंग में है तो उधर ही चले जाएंगे, बगीचे में चले जाएंगे, और जब की टाइम होता है बच्चों की रिवीजन का, बच्चों का सारा उनके फाइल चेक करने का, उस चेक करने का, वो 2-3 महीने गायब होते हैं। बट उनका एक और दोस्त है, उसके भी बगीचे हैं, बट उसने बगीचे के लिए किसी को रखा होता है क्योंकि उनके लिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। तो आपका सारा कुछ जो है ना आपकी वैल्यू से डिटरमाइन होता है। तो वाई,
उसके साथ अलाइनमेंट जरूरी है। आप जो चीज करना चाहते हो उसके साथ आप अलाइन नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी डिससेटिस्फैक्शन होगी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेटिस्फैक्शन और लाइफ उससे जुड़ी हुई है। इससे गोल्स और प्रेफरेंसेस क्लियर होते हैं और उससे बिलीफ और पर्पस से अलाइन करना इजी हो जाता है। और वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, देखो मैं आपको वैल्यूज का एक एग्जांपल देता हूँ, रियल केस एग्जांपल। एक बच्चे का जब मैंने असेसमेंट किया तो उसका जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि 3 करियर जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो, उस बच्चे ने पहली चॉइस लिखी थी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। लेकिन जब मैंने वैल्यू टेस्ट किया उसका तो उसमें वैल्यू में क्वेश्चन था कि आपको किस तरह की नौकरी पसंद है, 10 से 5 वाली या टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस बच्चे ने 10 से 5 वाली में टिक किया था और हाई रेटिंग दी थी। अब ये बताओ, दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। आप यदि आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं तब तो आपको हो सकता है 6 महीने पेड़ में उल्टा लटक के एक मोमेंट का वेट करना पड़े, एक चिड़िया का और एक पशु का। लेकिन आपने क्या किया, आपकी वैल्यू जो है वो 10 से 5 वाली है, 5 बजे घर जाना चाहते हो। अभी वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। एक और वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, मेरे ही बड़े मतलब दूर के रिश्ते में बड़े भाई लगते हैं, लेकिन हम लोग एक ही स्कूल से पढ़े हैं, मेरे से 1 साल सीनियर होते थे। उन्होंने IIT ट्रिपल में थोड़ा रैंक लोअर था, उनकी इच्छा थी IT में जाने, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जाने की, बट एडमिशन हुआ माइनिंग इंजीनियरिंग में। अब आप बताओ, माइनिंग इंजीनियर की जो लाइफ होती है वो कंप्यूटर इंजीनियर की लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट होती है। आपकी लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस से वो मैच नहीं कर रहा है, तो वो वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति बहुत जो है वो आउट गोइंग है, उसको नौकरी मिल गई है मशीनों वाली, तो वो रिपीटेटिव जॉब वाली मिल गई है, उसको नए नई क्रिएटिविटी और चैलेंजेस चाहिए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे स्टूडेंट को, उनके, हम अपने स्टूडेंट्स को अलाइन करें जो उनकी पर्सनल मीनिंग है। क्या तरीके हैं? जर्नलिंग, जो हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, हम लिखते नहीं है जो फील करते हैं, जो चीज इंपॉर्टेंट है। ये वेस्टर्न आइडिया है, बट इंडिया में भी कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, कुछ जगहों पे नर्सिंग डिपार्टमेंट जर्नलिंग शुरू किया है, स्टोरी टेलिंग, उससे भी वैल्यू का पता चलता है। कार्ड सॉर्ट है ना, अलग अलग कार्ड पे अलग अलग इमेजेस हैं, आप क्या चुनते हैं उससे आपकी वैल्यू का पता चलता है। ग्रुप डिस्कशन, चॉइसेस। देखो वैल्यू एजुकेशन का भी सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, उसको वैल्यू क्लेरिफिकेशन बोलते हैं। तो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा और एक और इंटरेस्ट एरिया है, बट आप सर्च करें उसके बारे में, यू विल गेट देयर। तो उससे भी वैल्यूज का पता चलता है। वर्क वैल्यू इन्वेंट्री बहुत सारी है, VPI बोलते हैं, वर्क प्रेफरेंस, सॉरी वोकेशनल प्रेफरेंस इन्वेंट्री, VPI, आप उसको यूज कर सकते हैं। वैल्यू कैरेक्टर स्ट्रेंथ वाला एक लिंक मैंने आपको भी भेजा था, पता नहीं वो काम करता है कि नहीं करता है। तो बड़े सारे स्ट्रक्चर टूल भी अवेलेबल हैं। नॉन मतलब कल का यदि आपको वर्कशीट याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार मैं फिर दिखाता हूँ। काउंसलर का एक काम है नॉन निगोशिएबल 4-5 चीजें क्या हैं जो आपके करियर में होनी ही चाहिए। नए चैलेंजेस, टीम, कई लोग दे आर टीम प्लेयर, उनको टीम के साथ काम करना अच्छा लगता है। कई लोग बोलते नहीं, टीम के साथ मेरी नहीं बनेगी, मैं ऐसे करियर में जाना चाहता हूँ जहां मैं इंडिपेंडेंट असाइनमेंट मिले और मैं काम करूँ। कई लोग कहते हैं 10 से 5 वाला नहीं करना है ना। कई लोग कहते हैं 10 से 5 वाला ही करना है। तो 5 चीजें क्या हैं जिसपे आप निगोशिएट नहीं कर सकते और आप उसी हिसाब से चैलेंजेस करें। तो कुछ फ्रीली अवेलेबल टूल है, आप उसको यूज कर सकते हैं। मैंने आपके नोट्स में वो डाल दिया, तो आई थिंक यू विल गेट इट। कुछ रह जाएगा तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ये आपकी समझ के लिए है। नीड क्या है? जो आपको फुलफिल करता है, करना है, जो मोटिवेट करता है, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी। इंटरेस्ट क्या है? एक्टिविटीज दैट वी लाइक डूइंग। वैल्यूज क्या है? आउटकम एंड आइडियल्स दैट वी स्ट्राइव टुवर्ड, क्रिएटिविटी, सर्विस, स्टेटस, ये आपकी वैल्यूज हैं। तो नीड एक्टिवेट करता है, इंटरेस्ट डायरेक्ट करता है और वैल्यू हमारे गोल को डिफाइन और जस्टिफाई करता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तीनों को जोड़ लें तो इंटरकनेक्टेड है लेकिन अलग है। इंटरेस्ट और एबिलिटी से ये तय करेगा कि हम क्या, कहाँ फिट होते हैं। वैल्यूज बताता है कि हम क्यों चुना है हमने और आगे हम उसको किस तरह से प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि देखो वैल्यू अलाइनमेंट नहीं होती है तो हम एक ही प्रोफेशन में अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, चाहे हमारी चॉइस सेम ही क्यों ना हो। तो ये एक चीज समझने वाली है। सेम जॉब डिफरेंट वैल्यूज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलो, तो थिंक पॉइंट क्या है?
दो लोग हैं जो टीचर बनना चाहते हैं। एक टीचर बनना चाहता है लोगों की हेल्प करने के लिए, एक लगता है टीचिंग मैंने बड़ी जॉब सिक्योरिटी है, कौन निकालेगा, है ना। अब ये बताओ कि क्या इन दोनों टीचर की, मैं नहीं बोल रहा हूं कि कौन अच्छा कौन बुरा है, प्लीज ध्यान में रख लें, वी शुड नॉट सिट ऑन जजमेंट कि ये ठीक है ये ठीक नहीं है, लेकिन वुड यू एग्री कि दोनों की करियर ट्रेजेक्टरी डिफरेंट है, दोनों की करियर जर्नी डिफरेंट है, दोनों के मोटिवेशंस डिफरेंट है, दोनों का फ्यूचर लाइफ अलग होने वाला है। यस नो? यस सर, डेफिनेटली। है ना। कोई कोई और एग्जांपल आपके मन में आता है अपनी टीचिंग लाइफ से, या किसी और करियर में आप रहे हो, कुछ और चीज शेयर करना चाहते हो, वो बताएं। फिर मैं आपको क्विकली कल वाली वर्कशीट एक बार फिर से मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है, आई एम श्योर आपको वो मिल गया होगा। उसमें जो मैंने बोला ना कि नॉन निगोशिएबल, उसको मैं एक बार और आपको दिखाना चाह रहा हूँ। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से नॉन निगोशिएबल? देखो ये ना बच्चों की हमने वैल्यू असेस किया। देखो कितने लोगों को इंडिपेंडेंस चाहिए, कितने लोगों को चैलेंजिंग चाहिए, कितने को कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट चाहिए, कितने को क्रिएटिव चाहिए, फास्ट पेस, फ्लेक्सिबल, फ्रेंडशिप अपॉर्चुनिटी, हेल्पिंग अपॉर्चुनिटी, अर्निंग हाई चाहिए, इन्फ्लुएंस चाहिए, लीडरशिप, लर्निंग, लेजर, लोकेशन, आउटडोर, इंडोर, किस तरह का, फिजिकल एक्टिविटी, नो फिजिकल एक्टिविटी, पावरफुल एक्टिविटी। अब अधिकतर जो सिविल सर्विसेज में जाते हैं पावर की उसमें जाते हैं, पब्लिक कॉन्टैक्ट, रिकॉग्निशन, रिलैक्स, रिसर्च वाले काम, सिक्योरिटी वाले काम, टीम वर्क वाले काम, टाइम फ्रीडम वाले काम, स्किल यूज करने की अपॉर्चुनिटी वाले काम, अकेले काम करने वाला। और इसमें से जो 5 टॉप के हैं उसको मैंने बोला यहां लिखो, टॉप 5 वैल्यूज, है ना। और फिर मैंने कहा जो तुमने करियर के नाम लिखे हैं इनमें से कौन सा वैल्यू कौन सा कर, क्योंकि ये तुमने 9 ऑलरेडी सुटेबल लिखे हैं, इनमें से हमको 2 या 3 चुनना है। तो फाइनल डिसीजंस मैंने जो मतलब ये मेरा अपना फॉर्मुलेशन है, वो आप फील्ड में जाएंगे, करके देखेंगे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो फिर हम इसको इम्प्रूव करेंगे, राइट। अब मैं आ रहा हूं तीसरी चीज, चौथी चीज पे, जिसको हम करियर बिलीफ कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन थिंक पॉइंट में रह गया है, हाउ कैन वी हेल्प स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज देयर ओन व्हाई। या उसके पहले जो क्वेश्चन था वो भी अभी हमने पूरी तरह डिस्कस नहीं किया है, क्विकली डिस्कस कर लें। इन 2 टीचर्स की जर्नी अलग कैसे होगी। इन 2 टीचर्स का जो मैंने एग्जांपल दिया है, जर्नी अलग कैसे होगी, कुछ उसको फोर्सी करके कर सकते हैं आप। सर इसमें पैशन के साथ इसको ज्वाइन किया है, ऑब्वियसली ही विल बी, ही और शी विल बी एंजॉयिंग द जॉब, और उसको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मैं लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा कभी भी। परफेक्ट। दूसरे के लिए शायद ये रहे कि कुछ टाइम बाद जो है, क्योंकि जिसने एज ए जॉब या किया है उसको कुछ टाइम बाद लगे कि नहीं ये नहीं, अब कुछ और हो सकता है, या इससे मैं उब गया हूँ लाइक दैट, क्योंकि वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है उस चीज को पूरी तरह से। तो इन दैट वे। और दूसरी बात, ऑब्वियसली जो अल्टीमेट सक्सेस है, जब जो जिसने बाई चॉइस किया है, पैशन के साथ किया है, ऑब्वियसली उसके बच्चे कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंचेंगे, वो उनको चेरिश करेगा, उसके लिए वही एक लाइफ सेटिस्फेक्शन है। एग्जैक्टली। दूसरे और बाकी के लिए यही होगी कि लाइफ चल रही है, बस सिक्योरिटी है ना, लाइफ चल रही है, दैट्स इट। तो वो डेली बेसिस पे वहां जाने के लिए भी मोटिवेटेड नहीं होंगे, किसी तरह अपने शरीर को उठाएंगे, वहां पहुंचाएंगे, वापस समेटेंगे, वापस लाके घर में पटक देंगे। तो उनकी जो लाइफ सेटिस्फैक्शन है वो बहुत पुअर रहेंगी, और ओवरऑल लाइफ आउटकम्स भी पुअर रहेंगे। उनको जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उसको वो लिवरेज ही नहीं करेंगे, और दूसरा है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को पूरी तरह लिवरेज करेंगे। तो
स्टूडेंट्स एक और मेरा को, क्वेश्चन था, हाँ प्लीज प्लीज। जो भविष्य करके जो आपने आपकी क्वेश्चन बताया दिखाया, उसमें हम्म। मेरा ये था कि जैसे अगर किसी 10th या +1 या +2 के बच्चे को इसको हम दे रहे हैं, हम्म। तो क्या इस तरह की कोई स्टडी है कि बच्चे से इसको एक ही बार फिल करवाया जाए तो वो उसको एग्जैक्टली सही तरीके से कर पाएगा, या इसी को अगर हम सेम बच्चे को 3 अलग अलग सिचुएशन के टाइम मीन्स आज किया, 10 दिन बाद किया, या 1 महीने बाद किया, उसका रिजल्ट में वेरिएशन आएगा डेफिनेटली? हाँ, तो देखो यहाँ पे ना कितना लगता है? यहीं पे फर्क है सिर्फ कि जो तो स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू असेसमेंट टूल है ना, उसमें टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी हाई होती है, लेकिन ये जो मैंने आपसे शेयर किया वो चेकलिस्ट है, स्टैंडर्डाइज्ड टूल नहीं है। इसमें टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी लो होगी, तो आप एज एन एक्सपेरिमेंट यू कैन ट्राई। और उसमें 2 इशू और है कि हमारे बच्चों को इन शब्दों के अर्थ बताने की भी जरूरत है, क्योंकि इन शब्दों के अर्थ को वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो 1 to 1 यदि आप करते हैं और उनसे पूछते हैं और खुद ही यस नो करते हैं, क्योंकि यदि आपने उनको छोड़ दिया या डिक्शनरी देखकर उन्होंने आंसर पकड़ा तो वो किया, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 to 1 कर रहे हैं कि हम ग्रुप में सर्कुलेट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो भी बहुत सारी चीजों को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। एग्जैक्टली मैं भी ये कह रहा था कि इसके क्वेश्चंस को विद एग्जांपल उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा पहले, तभी वो बच्चा सही तरीके से उसको कर पाए, अदरवाइज इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस आएगा। नहीं, तो मैंने खुद फील किया कि जैसे मैंने बच्चों को बोला ना कि आपने ABC लिखना है, तो रेंडमली कुछ में A, कुछ में B, कुछ में C लिख देंगे, है ना। हमने तो बोला था कि A वो लिखना जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, C जो आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और B उसमें लिखना जिसमें ओके है कि हो तभी भी कोई बात नहीं, नहीं हो तभी भी कोई बात नहीं। तो कई बार जो मेरे पास अभी ये वाला टूल जो मैं अपने नेटवर्क के लोग हैं उन्हीं के थ्रू यूज कर रहा हूँ, जो उनके किसी के बच्चे हैं, किसी के रिलेटिव हैं, किसी के पड़ोसी हैं, तो कई बार ना बच्चों ने ठीक से भरा ही नहीं होता है। 4 में A लिख करके मुझे वापस कर देते हैं, 2 में C लिख के मुझे वापस कर देंगे, तो वो भी एक इशू है, क्योंकि मैंने तो शेयर कर दिया था और मैंने पेरेंट को बोला था कि आपने साथ मिलकर डिस्कस करना है, तो कई लोग नहीं करते हैं, कई लोग करते हैं, तो वो उस तरह के इश्यूज हैं, प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, वो आपको पता ही है। नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट वन, जिसके बारे में दुनिया में 1-2 जो डॉक्टर गिडियन अरुलमनी और हम लोग हैं, 2-4 लोग ही उसको यूज कर रहे हैं। अदरवाइज करियर बिलीफ की प्रॉपर एक्सप्लोरेशन हम करियर गाइडेंस वर्कशॉप्स में यूजुअली सेल्फ एक्सप्लोरेशन में नहीं कर रहे हैं, बट आई वुड इनकरेज, खासकर जो नीरू मैम के एग्जांपल्स थे, आपके एग्जांपल थे और बाकी साथियों के एग्जांपल थे, बहुत सारी सिचुएशन में हमारे पेरेंट्स जो हैं वो करियर बिलीफ की वजह से बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाते। करियर बिलीफ क्या है? स्ट्रांगली हेल्ड आइडियाज, माइंडसेट, एटीट्यूड, करियर के बारे में, कोर्स के बारे में, करियर चॉइस प्रोसेस के बारे में, लेबर मार्केट के बारे में जो आइडियाज, अब ये नहीं बोल रहा हूँ गलत ही होते आइडियाज, पॉजिटिव मतलब ये मान्यताएं सही भी होती हैं, गलत भी होती हैं। जो सही होती हैं वो एक अलग दिशा में ले जाती हैं, गलत होती हैं एक अलग दिशा में ले जाती हैं, बट इनकी समझ होना जरूरी है। गुड, बैड, डिजायरेबल एंड डिजायरेबल की डेफिनेशन हमको इसी से पता चलती है। करियर बिलीफ हर कल्चर का अलग है। जैसे पता नहीं आपको शायद आइडिया हो, जो भी कमर्शियल एरियाज हैं, जैसे मुंबई में सबसे ज्यादा कट ऑफ, हाईएस्ट कट ऑफ कॉमर्स की जाती है, बेस्ट बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं। हमारे हिमाचल में बेस्ट बच्चे साइंस ले रहे हैं, जिनकी साइंस में एडमिशन नहीं हुई वो कॉमर्स ले रहे हैं, और जिनको लगता है चलो भाई पढ़ाई तो करनी है आर्ट ले लेते हैं। तो हर कल्चर में, हर, जैसे यूके में फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में पीजी करना प्रेस्टीज की बात है। करियर गाइडेंस की फील्ड को एक मूवमेंट के रूप में बनाने में एक व्यक्ति जिनका मुझे सजेशन, गाइडेंस, आशीर्वाद जो कह लें सब मिला है, उनका नाम है एंथनी वॉट्स, टोनी वॉट्स के नाम से जाने जाते हैं। टोनी वॉट्स ने यूके में करियर गाइडेंस ऑफिशियली शुरू किया, फॉर्मली शुरू उन्होंने ही किया 60s 70s में। मुझे 4 बार उनके साथ समय बिताने का मौका मिला, अलग अलग जगहों पे, इंडिया में भी, बाहर भी, और ही हैज बीन अ रियल गाइड टू thousands and thousands like me across the world. यूरोप में उनसे गया, ऑस्ट्रेलियन, तो ही इज अ स्टॉलवर्ट इन द फील्ड। एंथनी वॉट्स की जो क्वालिफिकेशन थी वो गाइडेंस काउंसलिंग की थी ही नहीं, क्योंकि तब होते ही नहीं थे। उनकी क्वालिफिकेशन, ही यूज्ड टू बी वेरी प्राउड ऑफ इट, ही वाज
पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो हिस्ट्री में या लिटरेचर में मास्टर करना यूके में प्रेस्टिजियस है। हमारे यहाँ तो मतलब हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में एनीबडी कैन डू मास्टर्स। उस पर कोई गर्व की बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात है हमारे यहाँ अधिकतर। शर्मिंदगी की ना भी हो, बट बड़े गर्व की बात तो नहीं है। तो करियर बिलीफ हमारे डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ के बेस्ट बच्चे साइंस करेंगे, एवरेज कॉमर्स करेंगे, और जो नहीं पढ़ पा रहे वो आर्ट्स में जाएंगे। बड़े कम बच्चे अपने इंटरेस्ट से जाते हैं, और ये हमारे एजुकेशन और करियर डिसीजंस को बहुत प्रभावित करते हैं। स्क्रीन पे कुछ करियर बिलीफ है जो मैं बोलूंगा नहीं, आप खुद पढ़ें। इसको डील करने का एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूंगा अभी। बड़े सारे तरीके हैं, बट एक शेयर करूंगा। आई होप आपने स्क्रीन को देख लिया होगा। नेक्स्ट में कुछ और लिखा है। करियर बिलीव हमको लोगों की बातों में दिखता है ना। अच्छे घरों के लड़के ये नहीं करते, अच्छे घरों की लड़कियां ये नहीं करते। ये जैसे जब मैं बताता हूँ कि मेरा एक बेटा आईटीआई में है, तो लोगों को लगता है कि मैंने आईआईटी बोला था और मेरे मुंह से गलती से आईटीआई निकल गया है, क्योंकि आईटीआई पॉलिटेक्निक उन बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। सो ऑल दीज स्टेटमेंट्स जो है वो वहां से निकल के आते हैं। इंडिया में जो स्टडीज हुई हैं वो बताती हैं कि जो जनरली करियर बिलीफ कास्ट को लेके है, जेंडर को लेके है, फैटलिज्म को लेके है कि ये मेरे भाग्य में लिखा है, उससे ज्यादा मुझे नहीं मिलेगा। प्रोफिशिएंसी बिलीफ कि पढ़ के क्या होगा, मेरे से तो ये होगा ही नहीं। कंट्रोल, मेरी लाइफ की कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। परसिस्टेंस कि मैं जल्दी छोड़ दूंगा, मेरे तो बस का ही नहीं है। कल्चरल नॉर्म, ये मेरे में एक्सेप्टेबल है, मेरे में एक्सेप्टेबल, मेरी कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कुछ डायमेंशंस है। अब इसको डील कैसे करें? पहले तो देखो मिसअलाइन तो नहीं है, नहीं तो लोअर सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन जाएगी। जेन्युइनली अलाइंड डिसीजंस की तरफ ले जाए। जो लिमिटिंग माइंडसेट है उनको हाईलाइट करना जरूरी है। बिलीफ्स को लिखना है, जो उनके बिलीफ आपको लगता है कि मेरी कम्युनिटी के, जैसे मैं आपको बताऊं, चंबा का ही में ज्यादा भी एग्जाम्पल याद आ रहा है। मेरे पास 5-6 बच्चे आ गए जब उनको पता चला मैं इस तरह के काम करता हूँ। बोलते सर ऐसे करियर ऑप्शन बताओ जिसमें इंटरव्यू ना देना पड़ता हो, रिटर्न के बेस पे हो जाए, क्योंकि इंटरव्यू को लेकर के उनके मन में कॉन्फिडेंस नहीं था। उनकी बिलीफ क्या है कि जिनमें इंटरव्यू है वो मेरे से क्वालिफाई नहीं होगा। वो बच्चे मेरे पास ये नहीं आए कि सर आप मुझे इंटरव्यू देने की ट्रेनिंग दो ना, ऐसे कोर्सेज बताओ जिसमें इंटरव्यू देना ही ना पड़े। ऐसे मुझे ऐसे एमए ज्योग्राफी के कोर्सेज बताओ जहां बीए के मार्क्स पे एडमिशन हो जाए, एंट्रेंस टेस्ट ही न देना पड़े। वहां से बिलीफ निकल के आता है ना। नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, एविडेंस देने की जरूरत है, उसके अपोजिट डेटा रोल मॉडलिंग देने की जरूरत है, रीफ्रेम करने की जरूरत है। जैसे जब बच्चा कहता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं इंटरव्यू में, तो क्या हम उनको दूसरी तरफ ले जा सकते हैं कि लेट अस बिल्ड ऑन दैट। कितनी बार इंटरव्यू, मान लो बिना इंटरव्यू के तुमको जॉब लग गई है, हो सकता है प्रमोशन में इंटरव्यू, तो फंस जाओगे, तो नौकरी छोड़ दोगे, क्या करोगे? देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, उसको बोलते हैं वीनिएट अप्रोच। मैं आपको क्विकली वीनिएट अप्रोच डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, और मेरा अभी वीनिएट पे एक आर्टिकल भी, इफ यू वांट आई कैन शेयर दैट विद यू, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं आपको अपने एक रीसेंट पब्लिकेशन से वीनिएट वाला पार्ट में सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं कि व्हाट डू आई मीन। देखो वीनिएट को समझो क्या है। वीनिएट इज ए वर्ड पिक्चर। आप डायरेक्टली नहीं पूछते हो, उस बात को एक स्टोरी में डाल देते हो, और बच्चों से पूछते हो आप सहमत हैं कि नहीं। यदि बच्चा सहमत है तो वो कहानी उस बच्चे की नहीं, किसी और की है, लेकिन आपको पता है उस कम्युनिटी की कहानी है। तो यदि बच्चा उससे सहमत है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो करियर बिलीफ उसमें है, और बच्चा सहमत नहीं है, इसका मतलब वो करियर बिलीफ नहीं है। तो अब जैसे मैं आपको देखो, स्क्रीन दिख रहा है, मैं और बड़ा करता हूं, मेरे ख्याल
अब क्लियर होगा। अब ये देखो कुछ करियर बिलीफ है। ये मेरा आर्टिकल गर्ल्स और वुमेन पे है, तो सारे करियर बिलीफ उन्हीं के बारे में। आप पढ़ते जाओ, मैं तब तक पानी पीता हूँ। मैं नीचे कर रहा हूं इसको, आप पढ़ते जाएं सिर्फ। पहले तो मुझे कोई अनम्यूट करके बता दें कि आपसे मतलब ये भी स्क्रीन पे क्लियर है? यस सर। जी सर। चलिए आप खुद ही पढ़ें इसको। पढ़ लिया? यस सर। पढ़ते जाइए, 2-3 और है। ये बीएड में मेरे कुछ बच्चों ने कहा था लास्ट वाली बात कि सर मेरा टीचिंग में तो इंटरेस्ट नहीं है, बट मेरे माँ बाप ने बीएड के लिए इसलिए भेज दिया। गर्ल्स ने कहा था कि चलो कम से कम अपने बच्चे तो मैं पढ़ा लूंगी। अब वीनियट क्या है देखिए। पढ़े आप। Suhani is a student of MBA. She needs to choose a specialization. All her female friends and teachers are of the opinion that human resource management is best suited for girls. Therefore, she should also go for it. बच्चे बोलते हैं हाँ जी ठीक बोल रहे हैं, हम बोलते हैं नहीं जी नहीं ठीक बोल रहे हैं। तो उस बहस से क्लियरिटी हो जाएगी कि इस कम्युनिटी का क्या। मान लो सब लोग ही बोलते हैं कि नहीं जी ये एक तरफ ही है, तो अलग बात है। दूसरा देखो, Salma is in the final year of undergraduate studies. Her neighbor Deepakshi works in a school. When Salma asked Deepakshi, by the way, जब मैं पेपर लिख रहा था तो मेरी स्टूडेंट सामने प्रैक्टिकल के लिए कुछ पूछने आई थी, उसका नाम दीपाक्षी था, तो मैंने ऐड किया। When Salma asked Deepakshi why she chose to become a teacher, she responded that this career gave time for taking care of the family. Salma thinks that she should also opt for a teaching career. ठीक है, तो करियर प्रैक्टिशनर का काम क्या है? रेलिवेंट फैक्ट हो, फिगर हो, एग्जाम्पल हो, जो इन चीजों को रीबटल कर सकता हो। आगे फिर मैंने और भी कुछ चीजें इसमें डाली हुई हैं, बट मेरे ख्याल से वो सफिशिएंट नहीं है। तो एक क्विक हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने इसमें नहीं डाला है, बट क्वेश्चन ये है कि ये तो कोई ऐसा करियर बिलीफ है जो आपको लगता है जिस इलाके में आप पढ़ा रहे हैं या जहां के आप रहने वाले हैं वहां बड़ा यूनिक है। अधिकतर चीजें बताई वो मैंने जेनरिक है। कोई और करियर बिलीफ है जिससे लगता है कि बच्चों की करियर ट्रेजेक्टरी में इंपैक्ट पड़ रहे हैं? क्योंकि जब तक रियल बिलीफ्स निकालेंगे नहीं, उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक रियल सर्विस नहीं दे पाएंगे। कोई शेयर करें? यस, नो? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ विशाल जी बताएं। जी सर, गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून सर मैं चौड़े कॉलेज में हूँ आजकल, हम्म। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, लेकिन एनवायरनमेंट साइंस पढ़ाने का मौका मिला मुझे। मैं मैथमेटिक्स पढ़ा, तो उसमें मैंने देखा कि एनवायरनमेंट साइंस में वो भी आर्ट्स के बच्चे थे, पॉलिटिकल साइंस स्पेशली। लड़कियों का कोई कैरियर ओरिएंटेशन वैसा है ही नहीं। मतलब मैं वैसा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन दे आर जस्ट मेंटली प्रिपेयर्ड कि बस शादी हो जाएगी थोड़े साल बाद, 3-4 साल। तो वो मतलब जब उनसे पूछा जाए तो बिल्कुल वो चुपचाप से हाँ पढ़ा दो जो पढ़ाना है, कोई बात नहीं, मतलब करना क्या है आगे, पॉलिटिकल साइंस करके क्या करोगे, तो सिर्फ इसलिए कि वो इजी होता है और शादी तो करनी है 3-4 साल बाद, डिग्री की डिग्री हो जाएगी। देखो इस पे ना मेरी जो क्विक रिएक्शन है वो ये है कि मुझे एज अ करियर काउंसलर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, नॉट एज अ सिटीजन। एज ए सिटीजन मेरा अप्रोच कुछ और है, मैं वो भी आपसे शेयर करता हूँ। एज ए करियर काउंसलर, एज लॉन्ग एज दैट गर्ल इज ओके विद दिस डिसीजन, आई डोंट हैव एनी इशू। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली, बट मुझे लगता है वो थोड़ा
मतलब जिनकी उनकी फैमिली बैकग्राउंड वैसी रही हुई है कि नहीं अब शादी तो होनी ही होनी है, मतलब और मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ या मेरा मतलब अपब्रिंगिंग वैसी नहीं है कि मैं आगे कुछ कर पाऊँ, तो वो भी एक फैक्टर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो देखो यदि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपोजर, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, लैक ऑफ फ्यूचर फैमिली सपोर्ट, इन वजहों से यदि वो मना कर रही हैं किसी करियर के लिए तैयार होने के लिए, तो फिर आपको इंटरवेंशन की जरूरत है। बट इफ शी हैज ऑलरेडी थॉट इट थ्रू, और इट इज, जैसे मेरी कोलीग है, मेरी एक मित्र हैं जिनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, और जब इन दोनों की शादी, दोनों ने अपने पसंद से शादी की है एक दूसरे के साथ, कभी भी बात होती थी तो शी यूज्ड टू से, करियर और उसकी बात होती थी, शी यूज्ड टू से कि आई वांट टू बिकम अ करियर मदर, मतलब मेरी तो यही ड्रीम है कि आई वांट टू रेज गुड चिल्ड्रन। तो वो ना शादी के 3 साल पहले ही से रीडर डाइजेस्ट में मदरहुड, घर कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में जो चीजें पढ़ती थी वो डिस्कस करते थे। मतलब शी वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड, नॉट बिकॉज उसके फादर कॉलेज में प्रिंसिपल रिटायर हुए थे, ऐसा नहीं था कि उसको उसके एक्सपोजर की प्रॉब्लम है या मनी की प्रॉब्लम है, फ्यूचर हस्बैंड भी जिससे शादी होने वाली थी वो भी सपोर्टिव था, बट शी चोज नॉट टू engage in monetary work. It was her choice. If this is it, तो आपको करियर इंटरवेंशन की बहुत अधिक जरूरत नहीं है, लेकिन बिकॉज उनको लगता है दे हैव सरेंडर्ड टू द फेट, तो फिर गड़बड़ है। ये तो मैंने आपको करियर काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, लेकिन यदि आप मुझे एज ए सिटीजन पूछें तो मैं चाहता हूँ ऑल आवर गर्ल्स एंड वुमेन शुड वर्क प्रोडक्टिवली टू अर्न मनी, स्पेसिफिकली सेटिस्फैक्शन और वो सब तो है ही, बट आई वांट all girl and women to earn, even if they come from a rich family, even if they are married to rich people or whatever, क्योंकि उसके क्या रीजंस हैं वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं। वी ऑल अंडरस्टैंड रियल एम्पावरमेंट, ओके लेट मी रीफ्रेज, नॉट रियल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पावरमेंट इज फेल्ट व्हेन यू हैव मनी इन योर पॉकेट, है ना। तो वो ये मेरी एज ए सिटीजन स्टैंड है, बट एज ए काउंसलर इफ ए गर्ल हैज थॉट इट थ्रू, you are nobody to push। और you always remember, देखो आप किसी भी स्टूडेंट के लिए जो फील करो, आप उनके माँ बाप नहीं है, आप कितना भी होना चाहें, तो अल्टीमेटली हमारी एक लिमिट है, एक सीमा के अंदर हम उनको इंटरवीन नहीं कर सकते, फिर वो इंटरवेंशन नहीं होगी, इंटरफेरेंस होगी। इसको दिमाग में ठीक से बिठा लें। मैंने कहा एज ए टीचर आपको इंटरवीन करना है, इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है इसके सोशल रिपरकशंस बहुत डेंजरस होंगे और आपकी आगे की इफेक्टिवनेस को वो हैम्पर करेगा। नाउ लेट मी क्विकली शेयर, कोई चीज कहना चाहता है क्विकली, फिर हम लास्ट पार्ट में आ रहे हैं जिसमें मैं बहुत समय नहीं लूंगा, बहुत ब्रीफली डिस्कस करूँ। कोई कुछ और अपने एरिया के बिलीफ के बारे में डिस्कस करना चाहें? Let me take you to the last part, which is personality. देखो मैंने अभी तक करियर गाइडेंस में पर्सनालिटी की फॉर्मल असेसमेंट नहीं की है, but there are I will say most established career guidance system use personality as a key indicator for decision making. But I have taken personality into consideration when I meet students face to face. Indirectly, informal assessment मैंने की है हमेशा। जैसे मान लो कोई बहुत ही सॉफ्ट, बड़ा मीक, बड़ा वो है और वो मुझे एक ऐसे करियर की तरफ इंटरेस्ट शो कर रहा है या कर रही है जिसमें बहुत पुशिंग होने की जरूरत है, बहुत उसकी होने की जरूरत है, तो आई डिस्करेज, है ना। तो एक तरह से जो डिसीजन मैंने लिया है इंटरस्टेबिलिटी के बेस पे नहीं लिया, पर्सनैलिटी के बेस पे लिया, लेकिन लेट मी कन्फेस कि मैंने इसको प्रॉपरली असेस नहीं किया है, बट आई वुड इंकरेज यू टू एक्सप्लोर, यू कैन सी कि क्या वहां से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि नहीं है। क्या पर्सनैलिटी आपकी जो यूनिकनेस है, यूनिक सेट ऑफ ट्रेट विच इज stable over a period of time, enduring and stable, unique pattern of thinking, feeling and behaving, उसी से हमारी पर्सनालिटी बनती है। जैसे बोलते हैं ना कि फलाना व्यक्ति, कौन व्यक्ति, अच्छा जो झुक झुक के चलता है, अच्छा जो ऐसे चलता है, पैटर्न ऑफ बिहेविंग, जो हर बात में हंजी हंजी बोलता है, बिहेविंग, थिंकिंग, फीलिंग, उसको जब हम एमेलगमेट कर देते हैं, एक स्ट्रक्चर में ले आते हैं, तो वही हमारी पूरी पर्सनालिटी बताती है। इससे पता चलता है कि हम लोगों के साथ कैसे रिलेट करते हैं,
जैसे मैंने अपने क्लासमेट की कहानी सुनाऊं, वो जो था, अभी नाम नहीं लूंगा, अभी तो मेरे ख्याल वो लेफ्टिनेंट कर्नल है या कर्नल है, क्लास में भी कोई चीज गिर जाए, इंस्ट्रूमेंट का जो बॉक्स होता है वो गिर जाए, तो घबरा जाता था कि पता नहीं क्या हो गया। मतलब ही इज अ वेरी मीक पर्सन, हर चीज में डरने घबराने वाला, बट उसके फैमिली हिस्ट्री किस चीज की थी? आर्मी की, और उस पर बहुत प्रेशर था, और वो खुद भी कहीं ना कहीं बड़ा कन्विंस था कि उसको आर्मी ऑफिसर बनना है। पहली बार उसने टेस्ट दिया, सीडीएस, डिस्क्वालीफाई हो गया, दूसरी बार रिटर्न क्वालिफाई हुआ और उसमें रह गया। इतने में, देहरादून की बात है, एक व्यक्ति जो आर्मी में ही साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर खोला, और उनके पास ये 2 साल गया। उन्होंने इसकी साइकोलॉजी में, मतलब साइकोलॉजी का टेस्ट कैसे क्रैक करते हैं, सारा ज्ञान दे दिया, और वो क्वालिफाई हो गया आईएमए में एज ए कैडेट चला गया। अब ये मजेदार चीज सुनो, मजेदार चीज ये थी कि जिन दिनों उसने आईएमए ज्वाइन किया, उसके 6 महीने नहीं, 1-1.5 महीने पहले मैंने आईएमए में एज ए टीचर ज्वाइन किया था। और वहां टीचर और स्टूडेंट पब्लिकली बात नहीं कर सकते, वो छुप छुप के या अपॉइंटमेंट लेके बड़ा वैसे बात। तो लाइब्रेरी में मुझे मिला, उसने पर्ची दी, यार मैंने तेरे से बात करनी है, और ऐसे वैसे। तब मोबाइल का भी जमाना नहीं था, फोन उतने अवेलेबल नहीं थे। इशू क्या था कि वो जितने टेस्ट वहां हो रहे थे, एसएसबी तो क्वालिफाई कर लिया, पर जितने टेस्ट हो रहे थे वहां पे, वो सब में फेल हो रहा था। स्विमिंग में फेल, राइडिंग में फेल, हर चीज में फेल। 2 बार रिलीगेट हुआ, रिलीगेट मतलब 2 बार फेल हुआ, 6-6 महीने का टर्म उसको दोबारा करना पड़ा। तीसरी बार किसी तरह धक्के मार के पास हुआ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उसकी पर्सनैलिटी ही सुटेबल नहीं थी, इंटरेस्ट कैसा था उसका, किस तरह के, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप कैसे लोगों से रिलेट करते हैं, पीपल, टास्क, एनवायरनमेंट, वो बहुत ही क्रिटिकल है, और इसकी असेसमेंट बहुत जरूरी है। कैसे सीखते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, ये ट्रेट ही नहीं है, प्रेफरेंस भी है, स्टाइल भी है, इमोशनल टेंडेंसीज भी आती हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसा मैंने कहा, वर्क प्रेफरेंस को, टीम में काम करेंगे, सोलो काम करेंगे, स्ट्रक्चर्ड काम में मजा आएगा, फ्लेक्सिबल काम में मजा आएगा, प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, फीडबैक को कैसे हैंडल करते हैं, डेडलाइन को कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी चीजें, लाइफ सेटिस्फैक्शन, वर्क स्टाइल कॉम्पेटेबिलिटी सबको करती है। तो हु आई एम, है ना, इट इज नॉट जस्ट अबाउट, जिसको हम बोलते हैं कि whether I like it or not, whether I'm good at it or not, who I am precisely, am I suitable to be there? So suitability is not just about interest and ability and values, it's also about your overall personality. उसका तरीका क्या है? सेल्फ रिफ्लेक्शन, पर्सनैलिटी टेस्ट हैं, बहुत सारे फ्री भी हैं, गाइडेड भी हैं। कुछ फ्री टूल्स मैंने आपसे शेयर किया, कुछ और आपसे मैं शेयर करूंगा। रियल लाइफ प्रेफरेंसेस, कोपिंग स्टाइल, पर्सनैलिटी फिट विद डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। तो जो 16 पर्सनैलिटी टेस्ट्स हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे जुड़े हुए करियर सजेशंस भी आपको मिल जाए। ट्रूइटी एक है, बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो अभी मैं इसको क्या प्लस माइनस है मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। दीज आर सिंपली रिफ्लेक्शन टूल्स जिस पे आपको ध्यान रखना। तो टू पुट इट ऑल टुगेदर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर सेल्फ एक्सप्लोरेशन का ईच डायमेंशन कुछ न कुछ बताता है। इंटरेस्ट बताता है कि हम क्या एंजॉय करते हैं, एबिलिटी बताता है हम क्या अच्छे से कर सकते हैं, वैल्यूज बताते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी बताती है कि हम उस वर्क में ओवरऑल ऑपरेट कैसे करने वाले हैं। इसलिए हम इन चीज को ध्यान में रखें। विद दिस आई विल क्लोज। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो आप पूछ सकते हैं। आपके लिए जो बेसिक लर्निंग रही है, आप जो भी पूछ सकते हैं। इसमें सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, मतलब इसको मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोडेट करके पा रहा हूँ कि जैसे बहुत सारी थ्योरीज हैं, टेस्ट से आई है सारा, शायद इसलिए कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज उतनी है, सो दैट कि पर्सन अपने इंटरेस्ट के अपना सारा कुछ एक्सप्लोर करके फिर एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहे तो वहां पे अपॉर्चुनिटी है और वहां पे जा सकता है, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस नहीं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि एक बहुत बड़ा कंपटीशन है, रेस है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रैब करने के लिए। तो अल्टीमेटली सबके मन में लास्ट में यही क्वेश्चन आता है कि जो मिल रहा है उसको ले लो पहले, रादर देन अगर आप अपना
जैसे यहाँ पे मेरे कुछ बच्चों के साथ इंटरेक्शन, फैमिली के बच्चों के साथ इंटरेक्शन होती है, जैसे मेंटर मेंटी ग्रुप बने हैं, उसमें कुछ एक बच्चों के साथ डिस्कशन से मेरे पास एक पॉइंट आया कि सर मैं अपने इंटरेस्ट और अपना सारा कुछ एक्सप्लोर करके एक पर्टिकुलर फील्ड में सोच रहा हूँ कि मैं वहां जाऊंगा, बट उसमें मैं इतना ज्यादा डिले हो सकता हूँ क्योंकि आसपास वो वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है, कहीं और आपको करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी डिलेड, और आई एम नॉट श्योर कि बाद में वहां मैं पहुंच पाऊंगा भी नहीं। तो अल्टीमेटली बच्चों के उससे मुझे ये लगा कि दे वांट कि जस्ट ग्रैब, अगर वो क्लरिकल मिल रहा है क्लरिकल कर लो, जेबीटी का टीचर का मिल रहा है वो कर लो, जो मिल रहा है उसको कर लो। उसके बाद जब एक बार आप थोड़ा सा फाइनेंशियल इसमें स्टेबिलिटी में आ गए, उसके बाद आप ये सारी चीजें सोच सकते हैं। दैट इज द कॉन्टेक्स्ट जो मतलब बहुत सारे बच्चों से मुझे यही वो लगता है। तो हाउ टू डील विद दिस, मुझे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इंडिया में ऑब्वियसली कंपटीशन है। हाँ, नहीं आपकी बात मैं समझ गया हूँ कि अल्टीमेटली आवर डिसीजन इज अ फंक्शन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट आई एम हैविंग और आई एम लाइकली टू हैव। खासकर भी हम डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं जिनका पेरेंटल सपोर्ट बहुत लिमिटेड है क्योंकि उनकी मीन्स लिमिटेड है। इस केस में हम करियर गाइडेंस में एक थियरी यूज, मतलब आइडिया थियरी तो नहीं, एक आइडिया यूज करते हैं, उसको बोलते हैं करियर डेवलपमेंट ब्रिज। करियर डेवलपमेंट ब्रिज ये है, एक तो एग्जांपल आपने ऑलरेडी दे दिया कि जब तक मैं अपने ड्रीम करियर तक पहुंचूं उसके लिए मुझे पहले पांव टिकाने की जरूरत है, तो आप कुछ ले लो। सो दिस इज अ प्रूडेंट अप्रोच, क्योंकि अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर, केन रॉबर्ट्स की थ्योरी आप याद करें तो अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर ही लिमिटेड थी उसकी, तो जो अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर है उसी में वो बेस्ट जो कर सकता है वो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज वाली जो थियरी है वो यहीं पे तो आ रही है, क्योंकि आप जो करना चाह रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी या तो बेंगलोर में है या दद्दी में है और आप दोनों जगह नहीं जा सकते, तो आप तो अपने आप को लिमिट जो कर रहे हैं, सरकमस्क्रिप्शन और कॉम्प्रोमाइज की जो प्रोसेस है वो दिखाई दे रही है। एक तो एग्जाम्पल ये था जो आपने ऑलरेडी दिया। दूसरा एग्जाम्पल मैं ऐड करना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं करियर डेवलपमेंट ब्रिज। करियर डेवलपमेंट ब्रिज ये है कि एक बच्चा ग्राफिक इंजीनियर बनना चाहता है लेकिन उसके पास मींस नहीं है कोर्स करने के। मैंने उसको यदि पास के प्रेस में उसको बोला कि ना तू थोड़ा ऑफसेट प्रिंटिंग सीख ले, थोड़ा कंप्यूटर पे डिजाइनिंग सीख ले, कुछ और, तो वहां काम करने लगा, पहले तो फ्री में, फिर उनका काम अच्छा लगा और दिन में पढ़ता था, शाम को प्रेस में काम करता है। थोड़ा वो सीख रहा है, फिर उसने इतना पैसा कमा लिया कि जो ग्राफिक इंजीनियरिंग का कोर्स हो सकता था वो कर रहा है। मतलब ही स्टार्टेड फ्रॉम फ्री सेवा और लर्निंग, फिर डिप्लोमा कोर्स, फिर वहां से डिग्री कोर्स। तो दीज आर द वेज इन विच पीपल विद लिमिटेड मींस यूटिलाइज, है ना। अभी आपको पहले दिन हमारे साथ जुड़े थे, मुझे नहीं पता, मेरे साथ अभी डॉक्टर गोपाल जुड़े हैं, तो काइंडली अनम्यूट कर सकते हैं क्या डॉक्टर गोपाल शर्मा जी? मैंने डिस्कस किया था कि मेरे कोलीग भी रहे हैं, इनका सपोर्ट ब्लेसिंग सब मुझे मिली है। सर कई साल पहले रिटायर हो गए हैं रोडू से। क्या हमारे बीच डॉक्टर गोपाल शर्मा जी हैं? नहीं है। डॉक्टर गोपाल शर्मा जी की भी सिमिलर स्टोरी थी। ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए ऑफिस बॉय, दिन में काम करते थे, शाम को सर इवनिंग कॉलेज जो शिमला का है वहां पढ़ते थे, साथ के साथ पढ़ते रहे पहले, फिर ऑफिस बॉय से रिसर्च असिस्टेंट हुए, उसके बाद सर बहुत साल नौकरी के बाद कॉलेज में आया जो उनका ड्रीम था, है ना। तो दीज आर द वेज पीपल अडॉप्ट, दिस इज परफेक्टली फाइन। तो वहां पर जो आपका सवाल था कि व्हाट टू डू, द ओनली थिंग यू कैन डू इज टू चार्ट अ करियर डेवलपमेंट ब्रिज। कैसे कैसे छोटे स्टेप से हम बढ़े, स्टार्ट स्मॉल ग्रो टॉल, है ना, क्योंकि ये लग्जरी बड़े कम लोगों को है कि जहां वो जाना चाहते हैं वहां के लिए पेरेंट 20 साल 30 साल 40 साल तक सपोर्ट करते रहते हैं। अधिकतर बच्चों को ये लग्जरी नहीं है जिनके साथ हम डील करते हैं। Right, so I think I've been able to answer your question to some extent. Definitely, sir. Okay. और कोई question या comment? पूछिए प्लीज। कमेंट तो सर, तो यही मैं बता कि शुरू में जब हम करियर काउंसलिंग की थ्योरी और वो पार्ट जब तक देखते हैं ना, तब तक लगता है कि नहीं ऐसे हो सकता है, ऐसे जब अल्टीमेटली फील्ड में आके उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, इट इज टू डिफिकल्ट। इसीलिए तो आपको याद होगा जिस दिन मैंने थियरी वाली बात की थी, लास्ट लाइन मैंने यही कहा था, मेक योर ओन थियरी।
थियरीज जो है वो आपको कुछ गाइडलाइन देती है, थिंकिंग के लिए पाथवेज बनाती है, कंस्ट्रक्ट्स देती है थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। हर बच्चा यूनिक है, हर सिचुएशन यूनिक है, तो कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो ध्यान में रखने हैं और कुछ पर्टिकुलर न्यूएंसेस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो कंटेक्चुअल वेरिएबल, यूनिवर्सल वेरिएबल, उन्हीं का बैलेंस बना के उस व्यक्ति की क्या इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट है उसमें जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो करें। और सबसे डिफिकल्ट तो मुझे लगता है अपने सेटअप में, अब कोई बड़ा कॉलेज है, छोटा मोटा कोशिश करते रहते हैं टू ड्राइव द स्टूडेंट्स, आप आइए कुछ बात करिए, वो एक बहुत डिफिकल्ट पार्ट है। वंस इट्स हैपन उसके बाद सारी चीजें थोड़ा। इसीलिए आपको याद होगा सर कि जो कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस मॉडल मैंने आपसे जो शेयर किया था, पहला स्टेप सेल्फ असेसमेंट नहीं था, पहला असेसमेंट रेडीनेस ही था। तो रेडीनेस ही टफ है चीज। मैं भी जो बहुत चीजें कर पाया हूँ वो इसलिए कर पाया क्योंकि बच्चों ने इंडिविजुअली अप्रोच किया और इंडिविजुअली मेरे साथ बहुत समय रहे। ग्रुप वाले से सिर्फ अवेयरनेस ही होती है, ग्रुप इंटरवेंशन में वही बच्चों को हम कुछ शेप कर पाते हैं जो हमारे साथ टच में रहते हैं। एग्जैक्टली। और आई थिंक ये भी मैंने महसूस किया कि अगर छोटा कॉलेज है, छोटी जगह है, वहाँ थोड़ा इजी है। ये सर जो आपने बात कही, अभी जो मैंने हिमाचल के डाटा लिया है हर कॉलेज का, छोटे कॉलेजेस में करियर गाइडेंस सेल बहुत बेटर काम कर रहा है, कवरेज भी अच्छी है, इफेक्टिवनेस भी अच्छी है। आई कैन सी योर पॉइंट, और ये मेरे डाटा भी यही बोल रहा है जो आप बोल रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इतना जिसको बोलते हैं मेले में घूम रहे होते हैं, एक बच्चा जो आज मिलता हो शायद 10 दिन बाद ही फिर मिल पाता है कहीं पे। तो ये है एरियल चैलेंज, आई कैन अंडरस्टैंड। और हमारे किसी साथी का आज कोई इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो शेयर करना चाहे? मुझे अच्छा लगता है जब आप कहते हैं कि मुझे ये वाली चीज अच्छी लगी, ये तो आई फील अ बिट मोटिवेटेड। कौन सी आपके लिए नई इंफॉर्मेशन थी, यूजफुल इंफॉर्मेशन थी? सर आपने ट्रेड की बात की थी ना, हम टेक्निकली जो टर्म यूज करते हैं ना, उनमें डिफरेंशिएशन कई बार मुश्किल होता है समझना। जैसे ट्रेट और स्किल की बात की, उसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाएंगे? ट्रेट जो है ना, वैसी कैरेक्टरिस्टिक जो इंड्योरिंग है, वैसी कैरेक्टरिस्टिक जो स्टेबल है, और ये बिहेवियर के से लिंक्ड है कि हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू एक्ट। यदि कोई चीज है जो कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप करते हो तो आपका ट्रेट हो जाता है ना। अब एबिलिटी क्या है? एबिलिटी, स्किल की सिंपल डेफिनेशन क्या है? एबिलिटी टू डू। आप कोई चीज करते हो जो दिखता है, अब आपकी ऑनेस्टी नहीं दिखेगी, लेकिन आपके सामने 50,000 रुपए पड़े थे और आप उठा के गायब हो सकते थे और आपने नहीं गायब हुए, वो आपका ट्रेट है ना। एबिलिटी इज मोर अबाउट टास्क, aptitude is more about task, trait is more about your characteristics. Yes sir, but जैसे हमारी मदर्स होती है ना, तो आई थिंक दे आर रियली हैव गुड ट्रेट्स, एंड वो ज्यादा एक तरीके से मतलब बचपन से हमें काफी अच्छे से करियर गाइडेंस करती हैं, और उनमें बहुत ज्यादा, जैसे आपने कहा ना कि एक तरह की सेंसिटिविटी होती है कि बच्चों को कैसे डेवलप। मैंने ना एक प्रोजेक्ट किया था, यू वुड नो कि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी वाइफ भी एक्सट्रीमली स्मार्ट और पढ़ी लिखी होती है, बट शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ साथ घूमते घूमते उनका टैलेंट, उनका वो सब खत्म हो जाता है या उसको शेप नहीं मिल पाता। मैंने उनके साथ एक ट्रेनिंग दी थी 3 दिन की करियर गाइडेंस की। उसका लॉजिक वही था जो आप कह रहे हो कि women are naturally more inclined towards counseling related services, but life circumstances कह लो या social belief system, social cognition कह लो, उसकी वजह से most of the talented women have to sacrifice their lives on the altar of marriage. तो वो एक limitation तो है ही। Our mothers can be the best career teachers, but then it's also a function of the kind of exposure that they are having, the kind of opportunities that they get in order to gain those skills and refine those skills. तो वो तो है। Okay sir, thank you. कोई और प्रतिक्रिया, कुछ और कहना चाहते हो? We have 1 more minute to go. How are you finding it so far? You're okay? अब तो 2 ही दिन बचे।
I hope you found good investment in time. Chalo. Shall we close? Chalo. Okay, thank you for joining in. We'll see you tomorrow. और कल हम सेकेंड पार्ट में जा रहे हैं, ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन. कल हम बात करेंगे करियर इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू. आज मैं आपको रीडिंग में अपना ही एक आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ. ओके.